मोहतरम जनाब शाह हसन साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैसेज माइंडबेस SMC प्राइवेट लिमिटेड, मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान अंसारी साहब, बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर पियोनियर और मौजूद हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहतरम जनाब शाह हसन साहब और मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान अंसारी साहब को सियालकोट चैम्बर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तशरीफ़ आवरी पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं दीगर तमाम शुरका सेमिनार और अरकान चैम्बर का भी ममनून हूँ कि वो इस अहम सेमिनार में तशरीफ़ लाए। मोहतरम हाज़रीन इकराम, मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान को बिलाखिर अमेज़ॉन की मंजूर शुदा सेलर्स लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जो ई-कॉमर्स के हवाले से दुनिया का नंबर 1 मार्केट प्लेस है। बिलाशुबा ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की काबिल ज़िक्र कामयाबी है और पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका और यूरोप जैसी दुनिया की बड़ी मंडियों में अपनी मसनूआत को फ़रोख्त करने के हवाले से ऑनलाइन रिटेलर्स इससे बेपनाह फ़ायदा उठा सकते हैं। ताहम ई-कॉमर्स के हवाले से नए बरामद कुनंदगान की मुनासिब तरबियत ना होने की वजह से हमारे बहुत से मेम्बरान इस सहूलत से मुकम्मल इस्तेफ़ादा हासिल करने से कासिर हैं। मुझे ये कहते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेम्बरान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नए मेम्बरान की तलीम व तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का तसलसल से अहतमाम करता रहा है। मैसेज माइंडबेस SMC प्राइवेट लिमिटेड और पायनियर के बाहमी इश्तराक से मुनक़दा आज का ये अहम सेमिनार भी इसी तसलसल का नतीजा है। मोहतरम हाज़रीन इकराम, आज का ये सेमिनार अमेज़ॉन पर मसनूआत की फ़रोख्त और पियोनियर के ज़रिए पेमेंट्स की अदायगियों और वसूलियों के बारे में आगाही फराहम करने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं एक बार फिर तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन की तशरीफ़ आवरी पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब और सबका यहाँ आने के लिए। हमारी कंपनी माइंडबेस एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो हम अमेज़ॉन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इससे रिलेटेड वेबसाइट, सोशल मीडिया, सारी मिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फ़िलहाल जो हमारी क्लाइंटेज है वो डिफरेंट अमेज़ॉन सेलर्स हैं जिनको हम अमेज़ॉन अकाउंट उनके मैनेज कर रहे हैं। उसमें काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अपनी कैटेगरी में लीडिंग यानी ब्रांड्स हैं अमेज़ॉन पे। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके शहर का एक ब्रांड है सैनेबल, जिनका अकाउंट हम मैनेज कर रहे हैं। इस तरह के और भी काफ़ी अकाउंट्स हैं जिनको हम मैनेज कर रहे हैं। हमारा जो मेन पर्पज़ है यहाँ आने का वो ये है कि जो डिफरेंट एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो ब्रांडिंग की तरफ भी जाएँ और अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो अपनी एक्सपोर्ट को मैनीफोल्ड वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जो पाकिस्तान का लीडिंग अमेज़ॉन ब्रांड है यूटोपिया डील्स। उन्होंने लास्ट ईयर $55 बिलियन की एक्सपोर्ट की और वो सारी की सारी एक्सपोर्ट उन्होंने अपने आप को की, जिसको उन्होंने अराउंड $400 मिलियन पे रिटेल किया। उनका इस साल की प्रोजेक्शन है तकरीबन $120 बिलियन की रिटेल और 3 to 5 ईयर्स में उनकी प्रोजेक्शन है कि वो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो $1 बिलियन की प्रोजेक्शन है उनकी जो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, जिसको वो ऑब्वियसली खुद रिटेल करेंगे और उसको ज़ाहिर बात है 3 to 4 टाइम्स रिटेल कर सकते हैं। तो ये है रिटेल की पावर कि अगर आप प्रोडक्ट इनकी हैं डिफरेंट जो हैं बेडशीट्स वगैरह, पॉलिस्टर से रिलेवेंट प्रोडक्ट्स, और वो दुनिया में मेरे ख्याल से टॉप 5 सेलर में से एक है। और पाकिस्तान का वो टॉप सेलर है, अराउंड $400 मिलियन की इनकी सेलिंग है टेक्सटाइल सेक्टर। जी, टेक्सटाइल सेक्टर का। तो अगर इस मॉडल को बाकी भी एक्सपोर्टर्स फॉलो करें तो अपनी जो एक्सपोर्ट है वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की थी कि जो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं और किस तरह अमेज़ॉन पर लेके आते हैं। तो वो एहतशाम साहब में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे साथ ऑनबोर्ड होना चाहे, अपनी सर्विसेज अपने अमेज़ॉन अकाउंट्स मैनेज करवाना चाहे या उस पर ऑनबोर्ड होना चाहे, तो हमने फॉर्म्स भी दिए हैं सबके लिए, जिसको फिल करें और फिर हमारे साथ आप अमेज़ॉन पे ऑनबोर्ड हो सकते हैं। एहतशाम से रिप्रेजेंटेशन। जी थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने भी और माय CEO मिस्टर हसन, इन्होंने भी मेंशन किया, अमेज़ॉन पाकिस्तान में लीगली आ गया है और अलाउ किया है उन्होंने सेलर्स को कि पाकिस्तानी सेलर्स जो हैं वो अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस जो कि USA, यूरोप,
कनाडा की मार्केट प्लेसेस में एग्जिस्टेंस है, वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स का बिज़नेस किस तरह से सेल आउट कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और क्या इसका एल्गोरिदम है और अमेज़ॉन किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, और हम अपने बिजनेस को अमेज़ॉन के ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं, हम उसके हवाले से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी ई कॉमर्स का बिज़नेस बेसिकली है क्या। हमने ट्रेडिशनल बिज़नेस में ये स्टडी किया है कि मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, देन वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, और फिर एंड कस्टमर के पास अपनी प्रोडक्ट को लेके जाता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरर है, वो क्लोथिंग ब्रांड बना रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, होलसेलर को देगा, रिटेलर के पास जाएगा, और सारे अपने मार्जिन्स को कट ऑफ करते करते कंज्यूमर तक चले जाएंगे। लेकिन अमेज़ॉन क्या कर रहा है, अमेज़ॉन D2C पे जा रहा है, डायरेक्टली सेलिंग टू कस्टमर। उसमें ये सारे मिडल मैन सबसे पहले कट ऑफ हो जाते हैं। आप अपना ब्रांड अपने नाम के साथ अमेज़ॉन के ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं डायरेक्टली टू कस्टमर। अब कस्टमर कहता है कि जी मुझे XYZ ब्रांड की आइटम रिक्वायर्ड है, तो इंस्टेड के वो किसी फिज़िकल शॉप में जाए और वहाँ पे जाके बाय करे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और होलसेलर से होती हुई आ रही है, बट अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली ही प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर से बाय कर रहा है। उसमें क्या होगा, वो जो मार्जिन है वो मार्जिन अपने ब्रांडिंग के ऊपर यूज़ कर रहा है, और वो ब्रांडिंग उसका फ़ायदा होगी, उसके ऊपर उसका मार्जिन इंक्रीज़ कर जाएंगे, और कल को उसकी सेल्स इंक्रीज़ कर जाएगी, और पावर उसके अपने हाथ में होगी। अगर वो होलसेलर को अपनी प्रोडक्ट देता है और कल को होलसेलर किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट बाय करके सेल कर रहा है, तो मार्जिन भी होलसेलर के पास है, कस्टमर भी होलसेलर के पास है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर जाता है डायरेक्टली कस्टमर के पास, तो मार्जिन भी उसके पास है और कस्टमर की क्लाइंटेज भी उसके पास है। तो अमेज़ॉन बेसिकली दो मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है, एक है B2C, एक है B2B। B2C मॉडल क्या होता है कि बिजनेस टू कस्टमर, आप अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करते हैं, कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, एक्वायर करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं और कस्टमर को एक्वायर कर लेते हैं। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट बाय करता है, फीडबैक देता है। जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट होते हैं, वैसे वैसे आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है, आपकी मार्केट की रैंकिंग बढ़ती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप B2B को टारगेट करते हैं। अब USA की मार्केट में डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि शहर से बहुत दूर है, वहाँ पे होलसेलर बैठा हुआ है। अमेज़ॉन ने क्या किया है, अमेज़ॉन ने उनको टारगेट किया है। अमेज़ॉन कहता है जी आप हमसे बाय करें होलसेल में, और B2B को अमेज़ॉन क्रेडिट दे रहा है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर बन के अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर गया है, अमेज़ॉन उसको पैसा दे रहा है, लेकिन B2B वाले को 3 महीने का क्रेडिट दे रहा है, तो होलसेलर को फ़ायदा हो जाता है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू B2B में आप अपने ब्रांड को डेवलप कर सकते हैं इन बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी मार्केट्स के अंदर। तो इस तरह से ई कॉमर्स का बिज़नेस अमेज़ॉन ने ग्रैब किया हुआ है। इसमें हम सेल्स की फोरकास्ट देख सकते हैं कि अमेज़ॉन के ग्रोथ कितनी ज़्यादा चल रही है ई कॉमर्स के ऊपर। 2010 में 4.6% ग्रोथ थी, जबकि 2020 में 18% ग्रोथ पे चले गए हैं। अब ये ग्रोथ क्यों हो रही है, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। कस्टमर को कम प्राइस में आइटम मिल रही है और सेलर को अच्छे मार्जिन में अपनी सेल मिल रही है, तो इस वजह से ई कॉमर्स का बिज़नेस ग्रो कर रहा है। इसका एक और इफेक्ट कोविड की वजह से भी आया, लेकिन कोविड के बाद कंज्यूमर ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है और सेलर ने भी रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है कि हम अपने ब्रांड को ई कॉमर्स मार्केट के ऊपर लेकर जाएं, ताकि हम अपनी ब्रांडिंग करते हुए अपने मार्जिन्स और क्लाइंटेज को अपने कंट्रोल में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करें। देन हम देखते हैं कि शेयर क्या है अमेज़ॉन का। अब अमेज़ॉन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के अंदर काम कर रहा है। अमेज़ॉन USA में भी काम कर रहा है, अमेज़ॉन कनाडा, यूरोप, जापान और छोटी मार्केट्स जैसे UAE KSA यहाँ पे भी काम कर रहा है। अब अमेज़ॉन का सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो USA के अंदर है, जो कि 66% है, एंड दैट इज़ इंक्रीजिंग। तो USA एक बहुत बड़ी टारगेट मार्केट है जहाँ पे अमेज़ॉन $1 बिलियन की सेल करता है। सेकंड नंबर पे यूरोपियन मार्केट आ जाती है, और यूरोप में जर्मनी, UK और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो ये दोनों मार्केट्स का अगर हम कंबाइन करें तो दैट इज़ अराउंड 77-78% कैप्चरिंग कर रहा है अमेज़ॉन इन मार्केट्स को।
और बाकी 20 to 22% में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अदर सिंगापुर टाइप की मार्केट्स आ जाती हैं, जो कि छोटी मार्केट्स हैं, उनमें कंपटीशन कम है, लेकिन अमेज़ॉन अभी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। हम कुछ स्टैट्स भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अमेज़ॉन के कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं। अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सेलर हम 3 किस्म के काम कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट लेबल काम कर सकते हैं, अपना ब्रांड कर सकते हैं, होलसेल का काम कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब ये तीनों बेसिकली हैं क्या? प्राइवेट लेबल है, मेरा XYZ ब्रांड है, मैं अपने ब्रांड को अमेज़ॉन के ऊपर प्रमोट करूं और अपनी ब्रांडिंग करते हुए B2B भी कर रहा हूं और B2C भी कर रहा हूं। दैट इज़ माई ओन ब्रांड, मैं ही उसका ऑनर हूं, मेरे पास उसके एडमिन राइट्स हैं। होलसेल का मॉडल क्या है? मेरे ही ब्रांड को किसी थर्ड पर्सन ने कहा है मैं आपकी प्रोडक्ट आपसे बाय करता हूँ लोकली और फिर मैं अमेज़ॉन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। उसमें होलसेलर के पास राइट्स कम होते हैं। कल को मैं उसको कहूँ कि आप मेरी प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर सकते, तो ही कैन नॉट सेल ऑन अमेज़ॉन बिकॉज अमेज़ॉन सर्टिफिकेशंस मांगता है। इसके बाद थर्ड मॉडल आ जाता है ड्रॉप शिपिंग का। प्रोडक्ट मेरी है, थर्ड पर्सन ने बेचनी है, लेकिन उसने मुझसे ख़रीदी नहीं है, उसने लिस्ट कर दी अमेज़ॉन के ऊपर। उसने कहा जब ऑर्डर आएगा तो मैं इससे बाय करके कस्टमर को भेज दूंगा। तो $10 $20 का ऑर्डर आया, उसने मुझसे $5 $7 का लिया, अपना मार्जिन रखा और बेच दिया। इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि कल को उसका ऑर्डर आ जाता है और मैं उसको प्रोडक्ट नहीं देता या मैं उसको अलाउ ही नहीं करता, तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, क्योंकि अमेज़ॉन इसको लीगली अलाउ नहीं करता। ये ड्रॉप शिपिंग का बड़ा रिस्की मॉडल है। तो अमेज़ॉन क्या कर रहा है? अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा है। इन प्रीवियस ईयर्स अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल की रेशो थी 40%, जो कि अब बढ़कर हो गई है 65% और ये इंक्रीज़ कर रही है। अब अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की क्यों कर रहा है प्रमोशन? क्या फ़ायदा है अमेज़ॉन को? क्या फ़ायदा है सेलर को? तो चलें, मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रांडिंग हो रही है और सेलर के पास भी मार्जिन आ रहा है, क्लाइंटिंग भी आ रही है और ब्रांडिंग भी हो रही है। लेकिन अमेज़ॉन को क्या फ़ायदा है? वो क्यों इसको प्रमोट कर रहा है? अब अमेज़ॉन को ये फ़ायदा है, मेरा एक ब्रांड है, मैं क्लोथिंग की ही एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास पैंट शर्ट भी है, शलवार कमीज़ भी है और क्लोथिंग में डिफरेंट वैरायटीज़ हैं और मैं उसको सेल कर रहा हूँ। अब मैंने एक ऑर्डर किया है पैंट का और शर्ट का, और साथ में ऑर्डर कर दिया है एक ट्राउज़र का और एक ही स्टोर से कर दिया है। अमेज़ॉन ने एक ही वेयर हाउस में मेरा सामान रखा हुआ है, उस वेयर हाउस से अमेज़ॉन ने सामान उठाया और एक जगह पर जाकर डिलीवर कर दिया। इससे अमेज़ॉन को क्या फ़ायदा हुआ? अमेज़ॉन की मैन पावर कम लगी, वर्किंग टाइम कम लगा, डिलीवरी कॉस्ट कम लगी, तो अमेज़ॉन को फ़ायदा हुआ, क्योंकि अमेज़ॉन $बिलियन की सेल करता है। तो अगर वो इस तरह की माइनर कॉस्ट को भी सेव करे तो उसकी इन वॉल्यूम बहुत अच्छी कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो वो इस तरह के ब्रांड्स चाहता है कि प्राइवेट लेबल ब्रांड्स आएँ और वो उसको खुद प्रमोट करता है और उनको रैंक देता है अगर वो सिमिलर नीश की प्रोडक्ट्स को डेवलप करें और सिमिलर नीश के अंदर अपना ब्रांड बिल्ड करें। अब एक पर्सन ने एक चीज़ एक स्टोर से बाय की, दूसरी चीज़ दूसरे स्टोर से की, अमेज़ॉन उसको डिलीवर तो कर देगा, लेकिन अमेज़ॉन की डिलीवरी कॉस्ट भी बढ़ गई, मैन पावर भी बढ़ गया, टाइम भी बढ़ गया। तो इसीलिए अमेज़ॉन बूस्ट दे रहा है प्राइवेट लेबल को और सेलर इटसेल्फ भी प्राइवेट लेबल की तरफ जा रहा है। तो ये एक विन विन सिचुएशन जा रही है इस वक्त। अब हम अमेज़ॉन के रेवेन्यू की भी अगर हम देखें, फोरकास्ट करें, तो अमेज़ॉन 2005-6 में जब ड्रॉप शिपिंग और होलसेल के बिजनेसेस थे, तब उस वक्त इनकी इतनी ग्रोथ नहीं थी। जैसे ही इसने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया तो इनके ग्राफ इंक्रीज़ कर गए और इनकी ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो गई और ये $1 बिलियन की इकॉनमी बन गई। अब इस वक्त 2 ई-कॉमर्स के मेन जाइंट्स काम कर रहे हैं। एक है चाइनीज़ जो कि अलीबाबा है और सेकंड है अमेज़ॉन जो कि यूएस मार्केट में है। अलीबाबा क्या कर रहा है? वो होलसेल मार्केट को टारगेट करता है, जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर हैं उनको पकड़ता है और होलसेल में अपनी आइटम्स को ओवर द ई-कॉमर्स मार्केट सेल आउट करता है। फिर वहाँ से लोग होलसेल में प्रोडक्ट बाय करके अमेज़ॉन के ऊपर रिटेलिंग करते हैं।
तो ये एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है जो कि अमेज़ॉन और अलीबाबा के साथ है। ये बेसिकली तो हम समझते हैं कि यूएस और चाइना की एक किस्म की वॉर है, लेकिन असल में अलीबाबा और अमेज़ॉन आपस में ई कॉमर्स के नाम में भाई भाई हैं। ना तो अलीबाबा चल सकता है अमेज़ॉन के बगैर और ना अमेज़ॉन चल सकता है अलीबाबा के बगैर। अब हुआ क्या है कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरर बहुत हैं और आपको भी आइडिया है कि चाइना के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज को बहुत प्रमोशन दी जाती है। तो वहाँ पे क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज है वो यूएस की मार्केट में पहले इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। एक मिडल मैन आता था और वो अलीबाबा से अपनी प्रोडक्ट बाय करता था और रिटेल में जाके अमेज़ॉन पे भेज देता था, जिसको मार्केट की स्ट्रेटजी का भी पता था और जिसको लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं था और उसको पता था मैंने अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचनी है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइना इतना डेवलप हो गया कि वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने अपने ब्रांड बिल्ड कर लिए हैं। अब वो होलसेल में अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनका ये प्लान है कि वो अपने मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कट ऑफ करें और डायरेक्ट सेल करें। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास कॉस्टिंग का बड़ा अच्छा एज होता है। वो अपनी कॉस्ट कम करके बल्क क्वांटिटी में चीज़ों को प्रोड्यूस करके अमेज़ॉन के ऊपर कम प्राइस में सेल कर सकता है, अपनी ब्रांडिंग डेवलप कर सकता है। ऑब्वियसली अमेज़ॉन के ऊपर इतने ज़्यादा ब्रांड्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको तोड़ने के लिए अगर आप अलीबाबा पर चले जाएं, चाइना में चले जाएं और वहाँ से अपने ब्रांड्स को डेवलप करें, तो पहले मैन्युफैक्चरर अपने प्रॉफिट लेगा, फिर आप अपने मार्जिन्स रखेंगे और फिर सेल आउट करेंगे। तो पाकिस्तान के अगर मैन्युफैक्चरर की बात की जाए तो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अपना बिजनेस ओवर द ई कॉमर्स लेकर चलें तो वो अपने कम मार्जिन्स रख के ब्रांडिंग कर सकते हैं और इस कंपटीशन के अंदर ऐड हो सकते हैं और $बिलियन की सेल कर सकते हैं। ये जी एक ग्राफ है जिसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से सेक्टर्स इस वक्त बूम कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं सच एज क्लोथिंग, स्पोर्ट्स, टॉयज़, पेट एसेसरीज। इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स की कैटेगरीज़ हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर अपने अपने काम कर रही हैं और वो चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आप देख लें कि क्लोथिंग ब्रांड है जो कि ग्रो कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जिनके ऊपर कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की सेल्स भी बहुत बड़ी है क्योंकि टारगेट मार्केट आपकी बहुत बड़ी है। इसके अलावा टॉयज़ की कैटेगरी, स्पोर्ट्स की कैटेगरीज, हर एक कैटेगरी इस वक्त ग्रो कर रही है और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट टाइप का स्कोप है। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेरी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो जाएगी? मेरे पास ये आइटम है, क्या मेरी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। उसकी एक स्ट्रेटजी है। अब एक प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो और वो पर्सन कहता है जी मेरे पास तो $20,000 है, मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उस कैटेगरी, उस प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन एक सेकंड पर्सन आता है, वो कहता है मेरे पास भी यही प्रोडक्ट है, मैं इसके ऊपर $50,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी मार्केट की या फ्यूचर फोरकास्ट में ये कर रहा हूँ कि मैं 5 साल बाद अपना ब्रांड बिल्ड होता देख रहा हूँ, तो दैट कैन बी वायबल। इन अदर सेंस एक प्रोडक्ट आती है जिसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है, तो आप उसमें अपने ब्रांड को बड़ा अच्छा बिल्ड कर लेते हैं कम बजट में, लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें बेस करती हैं आपकी सोर्सिंग के ऊपर। अगर आपकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है, बहुत जानदार है, तो आप अमेज़ॉन की मार्केट के अंदर कम्पीट कर लेते हैं। वी कैन से कि बाय लो सेल हाई वाला फार्मूला है कि आप बाय कम प्राइस में करें और हाई प्राइस में सेल आउट करें अमेज़ॉन के ऊपर, और मार्जिन आपके वैसे ही इंक्रीज़ करेंगे। अब हमारा क्यों फोकस नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर, वो यही रीज़न्स हैं कि हम समझते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर, या जब नया फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हुई, पाकिस्तान में थोड़ा बूम आया कोविड के दिनों में, तो लोगों ने ये भी समझा कि ये कोई हवाई रोज़ी है। इसके बाद अमेज़ॉन ने अलाउ किया, पाकिस्तान को सेलर लिस्ट बनाया, तो लोगों के जहन के अंदर ये अवेयरनेस लेकर आना कि अमेज़ॉन किस तरह से काम कर रहा है, हम उसके अंदर किस तरह से जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल फील होता है।
इसीलिए लोग इसको फोकस नहीं करते और अपने फिजिकल बिजनेस, रिटेल बिजनेस या शॉप खोल ली या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर इस मार्केट के अंदर आपको मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि हम एक हवा के अंदर पैसा फेंक रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आपका फिजिकल एसेट जनरेट होता है, आप एक अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, आप एक अपनी दुकान खोलते हैं, उसके ऊपर भी मार्केटिंग करते हैं, उसको भी एक बिल्ड करते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर भी आपका एक डिजिटल एसेट बन जाता है। वो डिजिटल एसेट कल को सेलेबल भी है और वो 20-40 टाइम्स सेलेबल है। तो अगर आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाएंगे, पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से डिफाइन करते हुए अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर लेकर जाएंगे, तो कल को वो सेलेबल डिजिटल एसेट भी बन जाएगा, जो कि फ्लिप हो जाएगा। फिर टाइम की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे माशरे में इतनी ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है ई कॉमर्स के हवाले से, अभी रिसेंटली ग्रो कर रही हैं इस वजह से भी, और कंपटीशंस है और सेल हम लो क्वांटिटी में करते हैं। तो अमेज़ॉन गेम है बड़ी क्वांटिटी की। आप अगर अमेज़ॉन की मार्केट के अंदर जाएं तो आप मिलियंस की सेल करते हैं, लेकिन आपके मार्जिन्स इनिशियली कम होते हैं। उसकी रीज़न वही मेंशन की हुई है कि मार्केटिंग की कॉस्ट आपको ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग बन जाती है, आपके ब्रांड का नाम बन जाता है, नाइकी है, ज़ारा है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इनके नाम बन गए हैं। अब लोग पैंट शर्ट ढूंढनी है, वो ज़ारा लिख के सर्च करेगा, वो पैंट शर्ट के नाम से सर्च नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, वैसे वैसे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कट डाउन होती है और मार्जिन्स आपकी जेब में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक मज़ा है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, जो कि फ्यूचर ग्रोथ भी देता है और फ्यूचर के अंदर आपका बिजनेस आपके हाथ में भी रहता है। और ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें कंसीडर करना चाहिए कि हम अपना ब्रांड प्राइवेट लेबल करें अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल ब्रांड को ही प्रमोट कर रहा है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि 40% से 65% हो गया और मज़ीद ग्रो करता जा रहा है, और उनकी रीजंस भी आपको आइडेंटिफाई की। फिर आपका एग्जिस्टेंस है ऑनलाइन। अब आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो डिजिटल जनरेशन है, वो टिकटॉक यूट्यूब वाली जनरेशन आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, आपको कोई चीज़ नज़र आती है मार्केट में, आप फटाफट पाकिस्तान में, मैं अपनी एग्जांपल दे दूं, मुझे मार्केट में कोई चीज़ बाय करनी है, मैं ऑनलाइन उसको पहले देख लेता हूँ कितने की मिल रही है, फिर मैं उसको कंपेयर करता हूँ ऑनलाइन से ले लूँ या फिज़िकल मार्केट से ले लूँ। तो जो इतनी इकॉनमी डेवलप हो गई है वहाँ पर क्या ये ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वहाँ पे इससे ज़्यादा होगा। और वहाँ की सेल्स और वहाँ के ट्रस्ट लेवल्स भी बहुत हाई होते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन की 100% रिटर्न पॉलिसी है। आपने प्रोडक्ट ली, यूज़ की, नहीं पसंद आई, आप वापस कर दें, 100% रिटर्न मिलेगा, वो वापस हो जाएगी चीज़। इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं ऑनलाइन मार्केट के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, और बाय करते हैं। फिर चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनके पास सारा डाटा जा चुका है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि वो भी इस फील्ड के अंदर बड़े तेज़ हो गए हैं, और वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डायरेक्ट सेल आउट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और अमेज़ॉन के ऊपर होलसेलर को भी कट कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता होलसेलर के बिजनेस भी बंद हो जाएंगे। जी अच्छा, फिर हम देखें कि सेलर्स आर बिल्डिंग देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग। जितने सेलर काम करते हैं और उनका पीछे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता, तो सेलर कहता है कि मैं तो अमेज़ॉन से कमा रहा हूँ, क्लाइंटेज भी आ गई, मार्जिन्स भी आ गए मेरे पास, तो मैं इन मार्जिन्स को किस तरह से बढ़ा सकता हूँ। वो इन मार्जिन्स को कैसे बढ़ाएगा? वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेगा, सोर्सिंग अच्छी कर लेगा, और आहिस्ता आहिस्ता बैक एंड पर आ जाएगा, जैसा कि यूटोपिया ने किया। यूटोपिया ने स्टार्ट कहाँ से किया? यूटोपिया ने सोर्सिंग की चाइना से सोर्स करके बेचना शुरू किया। जब उसको पता चला कि ये तो सेल्स हो रही हैं, क्लाइंटेज बन रही है, ब्रांड बिल्ड हो रहा है, तो उसने यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे यूनिट्स लगा लिए, जहाँ से उसने सोर्सिंग करना स्टार्ट कर दी, टॉवल्स, बेडशीट और डिफरेंट आइटम्स को। जैसे जैसे उसकी सेल्स बढ़ी, उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बड़े कर लिए, और अब उसके हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं यहाँ पर, और अमेज़ॉन के ऊपर उसकी सेल है। अब लोग उसकी प्रोडक्ट को फिज़िकल मार्केट में भी बाय करते हैं, यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर, यूटोपिया के नाम से।
तो ऑनलाइन इज़ नॉट अबाउट ओनली ऑनलाइन। आप अगर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर चाहते हैं तो कल को आप यूरोप और यूएसए की मार्केट्स के अंदर अपने फिजिकल बिजनेसेस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग हो चुकी होती है। और फ्यूचर ट्रेंड्स इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन। और इसके अलावा B2B एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएसए के अंदर। आई एम टेलिंग यू के जो स्टेट्स काम कर रही हैं शहर से दूर, वहाँ पर जो होलसेलर हैं वो बाय ही ऑनलाइन करते हैं और वो ढूंढते हैं ऑनलाइन हमें चीज़ सस्ती मिल जाए। तो अगर आप होलसेल मार्केट को टारगेट करें अमेज़ॉन के ऊपर और होलसेल को अट्रैक्ट करें कि जी आप हमसे बाय करें, आपको 3 महीने का क्रेडिट भी मिल रहा है, तो होलसेलर क्यों नहीं लेगा? वो आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा और आगे रिटेल मार्केट में बेचेगा। तो ये B2B का भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अमेज़ॉन के ऊपर है। फिर कुछ सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान की हैं, जैसा कि यूटोपिया ब्रांड आपको बताया है, जिनकी बिलियन की सेल्स एक्सपेक्टेड हैं और पास्ट में भी वो मिलियंस की सेल कर चुका है। और हमारे इसी शहर में सियालकोट में एक सनाबुल ब्रांड है जो कि अपनी 2021 की सेल्स ने की है $50 मिलियन की। तो ये कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ हैं पाकिस्तानी जिनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और वो यूएसए, यूरोप और मिडल ईस्ट की मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं और अपनी सेल्स को भी जनरेट कर रहे हैं और अपने ब्रांड्स को भी बिल्ड किया हुआ है। अब अमेज़ॉन के ऊपर आप कहते हैं मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ पे चीज़ें भेजूं? तो अमेज़ॉन 2 मॉडल्स पे काम कर रहा है। अमेज़ॉन के ऊपर एक होता है FBM मॉडल, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एक होता है FBA मॉडल, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। FBM मॉडल में क्या होता है, आपकी चीज़ आपके अपने वेयर हाउस में या आप किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को रखवाते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर उसको लिस्ट कर देते हैं। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप उसको फुलफिल करते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज के थ्रू और कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। कस्टमर वो पेमेंट अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रिफंड कर देता है और पेमेंट्स आपको अमेज़ॉन से आती हैं, शिपमेंट आप थर्ड पार्टी से कर रहे हैं। सेकंड है FBA मॉडल, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने FBA के क्यों इंट्रोड्यूस करवाया और ये है क्या? FBA बेसिकली अमेज़ॉन ने अपने वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, जहाँ पे वो सेलर को कहते हैं आप अपनी प्रोडक्ट, अपना स्टॉक हमारे पास रखवाएं, जब ऑर्डर आएगा हम खुद ही उसको पिक, पैक और शिप करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कस्टमर को डिलीवरी विद इन आवर्स मिल जाती है। अब एक यूएसए के अंदर एक बंदे ने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, इंस्टेंट के वो मार्केट में जाके बाय करे, वो प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करता है और ये भी देखा गया है कि उसकी प्रोडक्ट 1 से 2 घंटे में डिलीवर भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन की AI सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसको पता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड इस रीजन में आ रही है, वो उसका स्टॉक उस वेयर हाउस में रख देता है। जैसे ही ऑर्डर आता है वो उस पार्टी का स्टॉक उठाता है और करीब ही डिलीवर कर देता है। तो FBA का मॉडल इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल है। इसके अलावा यूएसए और यूरोप के अंदर अमेज़ॉन ने बायर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है अमेज़ॉन प्राइम। उसमें क्या होता है, आप $90 साइन अप फी करते हैं और आपको सारा साल फ्री डिलीवरीज आती हैं। तो इतना आसान कर दिया अमेज़ॉन ने। अब एक बच्चे को पेंसिल भी चाहिए ना, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है अमेज़ॉन पे और उसको विद इन आवर्स मिल जाती है। टॉयज़ चाहिए उसको टॉयज़ मिल जाते हैं। घर में कोई चीज़ चाहिए उसको विद इन कपल ऑफ आवर्स मिल जाती है। तो FBA के मॉडल की एक तो विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और FBA मॉडल में आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। एज अ माइंडविज हम किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं? हम बेसिकली डिजिटल मार्केट बेस्ड कंपनी है जो कि अमेज़ॉन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। उसमें हम प्रोडक्ट की एनालिसिस से लेके आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन योर माइंडसेट। माइंडसेट मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए। आपका माइंडसेट क्या है? आप कल को क्या करना चाहते हैं? आप 1 साल के अंदर अपना ब्रांड बिल्ड होता देख रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि मैं 5 साल में अपना ब्रांड बिल्ड करना है लेकिन मैंने 7 फिगर में जाना है। तो माइंडसेट की भी बहुत बड़ी गेम है कि आप किस माइंडसेट के साथ अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम आपको करके देंगे और उसको मार्केट की स्ट्रेटजी के मुताबिक बनाकर
इम्प्लीमेंट करके देंगे। उसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड हैं, उसमें ट्रेडमार्क है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अपनी जो ब्रांडिंग है XYZ के नाम से, अगर उसका ट्रेडमार्क ही रजिस्टर्ड नहीं है तो कल को कोई और सेलर भी आके आपके नाम से चीज़ बेच सकता है। फिर उसी ट्रेडमार्क की बेस के ऊपर हम ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। देन हम अमेज़ॉन के अकाउंट को हैंडल करते हैं कम्प्लीटली तौर पर। और ना सिर्फ अमेज़ॉन बल्कि आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट करवाएं और अपनी वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करें। उसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर आपका एक दफ़ा ब्रांड बिल्ड हो गया तो लोग गूगल पे आके सर्च करते हैं XYZ ब्रांड, और आपकी वेबसाइट के ऊपर कम प्राइस में चीज़ है। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर कम प्राइस में चीज़ क्यों है? क्योंकि आपने अमेज़ॉन को कमीशन नहीं देना अपनी वेबसाइट पे, तो लोग आपकी वेबसाइट से बाय करना स्टार्ट करते थे। इस तरह आपका B2C, B2B और डायरेक्ट सेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। फिर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज आ जाती हैं, SEO की सर्विसेज आ जाती हैं। SEO में हम वेबसाइट को बूस्ट देना ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाए। इसके साथ साथ आपकी ब्रांडिंग किस तरह से हो सकती है, और आजकल क्योंकि मोबाइल का दौर है तो उसमें ऐप की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज तो ऑब्वियसली चाहिए। एक पर्सन को अपने प्रोडक्ट USA की मार्केट में भिजवानी है, वो कहाँ भिजवाए? या तो अमेज़ॉन पे भिजवाए, या उसको कोई सस्ती कॉस्ट चाहिए कि मैं अपनी प्रोडक्ट वहाँ रखवा लूँ, जैसे जैसे ऑर्डर्स आए मैं अमेज़ॉन भेज के FBA करवा लूँ या डायरेक्ट सेलिंग कर लूँ। तो 3PL की सर्विसेज भी हैं, और हम प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज भी देते हैं। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेसेस के अंदर और उनकी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती, तो वो किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करें और अपने ब्रांड को बिल्ड करें। तो ये हमारी कंप्लीट ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च है, जिसमें हम इनिशियली प्रोडक्ट को कम फोकस करते हैं, मार्केटिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी मार्केटिंग कम होती जाती है, अब लोगों को अवेयरनेस आना स्टार्ट हो जाती है, तो हम मार्केटिंग कॉस्ट को कम करते हैं और कस्टमर के फीडबैक की बेस पे अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट डिफरेंट है, जैसे कि मार्केट में लोगों का वो कल्चर डिफरेंट है, उनकी पसंद डिफरेंट है। तो आप एक अपने माइंडसेट के साथ जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उसमें चेंजिंग लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ पर कस्टमर फीडबैक। तो उसी के थ्रू ही आपकी ब्रांडिंग होती है। तो इसमें प्रोडक्ट के एनालिसिस आ जाएंगे, मार्केट प्लेस, किस मार्केट प्लेस में आप जा सकते हैं इनिशियली, उसमें हम कंप्लीट फिजिबिलिटी प्लान आपको देंगे, लॉन्चिंग कैसे करनी है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और सेलिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम मेंशन करेंगे आपको। ये आप देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें सनेबल है मेन ब्रांड, अल्फता है, जर्डोनी, जैक आपका एक ब्रांड है सियालकोट का ही जो कि टेक्सटाइल का है, दे आर आल्सो गोइंग। इसके अलावा BMI है, द क्रेस्ट है, और ये हमारे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सर्विसेज दे रहे हैं, अमेज़ॉन के अकाउंट्स भी हैंडल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके अकाउंट्स माशाल्लाह बेहतर जा रहे हैं। Thank you very much all of you. If you have any type of question you can ask. और आपके पास एक फॉर्म भी है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप काइंडली उसको भी फिल कीजिएगा। जी जी श्योर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 1 साल से प्राइवेट लेवल का काम कर रहा हूँ अमेज़ॉन पे। जी जी। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि अभी तक आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या चीज़ हो कि जो पाकिस्तान के लोग बाहर अपने गुड्स को बेच रहे हैं, वो किस थ्रू बेच रहे हैं? हम तो बिल्कुल इनलीगल बेच रहे हैं। हमारे पास ना कोई फार्म ही है, ना कोई चीज़ नहीं है, जिसको कहते हैं पठान सर्विस। तो हम बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं जी। और दूसरी रीज़न जो प्रॉब्लम आ रही है पूरे साल में हमें, वो ये है कि ट्रांसफ़र वाइज से या मॉइनी से हमारे बिजनेस अकाउंट में पैसे नहीं आते, और जब वो पर्सनल अकाउंट पे आ रहे हैं तो उसको हम एज ए क्या शो करें। वो तो ये दूसरी प्रॉब्लम है जो हम 1 साल से हम फेस कर रहे हैं। ना हम अपनी प्रोडक्ट को लीगल साबित कर पा रहे हैं, और ना हम पाकिस्तान के अंदर कोई
टैक्स के मामला में या कुछ भी, अभी भी आप देखें कि मेरी 1 साल के अंदर तकरीबन 80 लाख रुपए की एक्सपोर्ट होगी मेरी, लेकिन वो सिर्फ होम रेमिटेंसेस के तौर पर आ रही है और कोई हल नहीं आ उसका हमारे पास। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो एक ऐसी पॉलिसी प्लीज बनाए जिसके अंदर जो बच्चे ई कॉमर्स कर रहे हैं उनकी फॉर्म से जान छूटे। आप देखें कि जो बच्चे अमेज़न पर सर काम कर रहे हैं वो कैसे आपको पहले पैसे मंगवा के दिखाएं बैंक्स के अंदर, कभी पैसे आ गए अब आप जो है वो सारा कुछ चेक किया जाए। आपसे गुजारिश है कि जो मिनिस्ट्री है इस चीज़ की उसके सामने इशू रखें कि ये जितने बच्चे न्यू जनरेशन के हैं उनके पास इसका कोई हल नहीं है। पहले पैसे सर एक्सपोर्टर मंगवा सकता है, जो लोग ईबे पे अमेज़न पे काम कर रहे हैं वो कैसे मंगवाएंगे? तो सर आपके लिए जो क्वेश्चन है फिर अगर आपके पास लॉजिस्टिक्स के वाले से लॉजिस्टिक जो है वो कैसे लीगल हो सकती है? नहीं थैंक यू वेरी मच। इसमें पहले तो ये था बात ये कि जो ई कॉमर्स की जो पॉलिसी बनी है इस वक्त उसमें आपको $25,000 तक उसकी परमिशन मिली है अभी, और फ्रीलांसिंग को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। सर वो ऐसा हुआ है लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो ले लिया ना, क्योंकि ये चैम्बर और जितनी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी सामने मिलकर हमने इनिशिएटिव लिया था उसमें $25,000 तक उन्होंने कहा विदाउट फार्म ही आप इसको कर सकते हैं एक्सपोर्ट। प्लस जो नेक्स्ट जो हर्डल आ रहा है कि अगर आपकी जिस तरह FBA और FBM मॉडल, FBA का जो मॉडल है और आपकी प्रोडक्ट टेक्स ऑलमोस्ट 180 डेज, तो जो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है फॉर द पेमेंट रिपैट्रिएशन, हमने इसको भी उनको रिक्वेस्ट किया है कि कोई अगर बिग क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो 180 डेज में आपको पेमेंट रिपैट्रिएशन करनी पड़ती है, जो कि कई मौकों पे पॉसिबल नहीं भी होता। तो गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट किया उसको 180 डेज से ऑलमोस्ट 360 डेज पर आप लेके जाएं, तो इस पर भी गवर्नमेंट पार्शली काफ़ी हद तक लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ अगर आप इसमें आपको इस पर 8 to 10 बैंक हैं इस वक्त, मिजान बैंक भी है इसमें, दो तीन दूसरे बैंक हैं जिनके साथ हमारे रजिस्टर्ड मेंबर कर रहे हैं इसमें, तो आप इसमें सिस्टम ले सकते हैं। और मैं आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहिए प्लीज। इसमें एक जो कन्वेंशनल सोल्यूशन था वही था कि आप बाहर एक कंपनी रजिस्टर करें, उसी को आप अपनी चीज़ एक्सपोर्ट करें और B2B मॉडल में जो कन्वेंशनल मेथड था उसके थ्रू अपनी सेलिंग करें। लेकिन गवर्नमेंट ने जुलाई में ये लॉ पास किया था जिसके मुताबिक आप PSW में अकाउंट बना सकते हैं, B2B2C अकाउंट। उसमें तकरीबन 270 डेज़ हैं जिसमें आपने अपनी जो पेमेंट्स आ रही हैं उनको यानी प्रूव करना है गवर्नमेंट के साथ। और उसमें एक ये भी चीज़ है कि अगर आपने $10,000 की कोई चीज़ भेजी और लेट से आपकी सेल $8,000 या $12,000 आई है तो B2B2C मॉडल के थ्रू आप उसको फिर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोल्यूशन प्रोवाइड तो कर दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे तो फॉर्म आर्टिकल 25 इसमें इसी को करता है। और कई यहाँ पे सेलर्स हैं जो स्पेशली बैंक अल हबीब में अपना B2B2C अकाउंट बना चुके हैं, सियालकोट के सेलर्स, और बाकी भी काफ़ी बैंक इसके अकाउंट्स में बनाने में काम कर रहे हैं। और लेट से अगर कोई बैंक आपका वो अकाउंट नहीं बना रहा, पहले तो उसका सोल्यूशन ये है कि वो जो लॉ है एक दफ़ा उसको रिवाइज़ कर लें, क्योंकि लॉ एग्जिस्ट कर रहा है B2B2C के लिए जो अमेज़न और बाकी सेलर्स के लिए अवेलेबल है। और उसमें अगर कोई बैंक अगर आपका अकाउंट नहीं बना रहा, जो कि हमें इतना पता है कि बैंक अल हबीब और UBL अकाउंट्स यहाँ बना रहे हैं, सियालकोट में बना रहे हैं, तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है आप स्टेट बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपनी सर्विसेज आप ले सकते हैं। जी, जैसा कि हसन ने बताया कि PSW की अलाउ हो गया हुआ है, तो अगर आप PSW में अपने आप को एलिजिबल करवा लेते हैं और उसके फॉर्म में साइन अप कर लेते हैं तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू PSW। तो उसमें 270 डेज़ के क्रेडिट भी अलाउ है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें और 270 डेज़ में अपनी रिकवरी करके वापस पाकिस्तान में लेकर आएँ और उसको लीगली डिक्लेयर कर दें। तो ये एक लीगल वे है जिसके ऊपर हमने इनिशिएटिव ले लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, और उसको आप बैंक के थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो हाइपर वॉल्टर नहीं है, पेमेंट जो है पाक में आती है, डॉलर या यूरोस में तो आती नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ जी जी। इसमें वैसे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट कोई इंडिविजुअल आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन जो जितना हमें पता है कि शायद गवर्नमेंट इस पर वर्किंग कर रही है, तो ये गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन बेहतर बता सकती है कि वो हाइपर वॉलेट की जगह डायरेक्टली जो पेमेंट्स है उस पर उनकी क्या अभी तक वर्किंग है। लेकिन जितना हमें पता है कि इस पर वो ऑलरेडी वर्किंग कर रही है, अमेज़न से बात इस पर कर रही है। जहाँ तक बात रही कि FBA की, अगर हम लोग अपना जो माल है एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से FBA करते हैं, वो मैक्सिमम जो है ना DHL या हमें UPS डायरेक्टली अगर करते हैं, जैसे अगर अमेज़न का पार्टनर है, ऑफिशियली पार्टनर है UPS, तो अलाउ करता है 25 kg
इससे ज़्यादा करेंगे तो वो कहता है फॉर्म ही लगाओ, फॉर्म ही नहीं है तो PSW में हमें फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो करवाना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा तो ओपन अकाउंट हो जाएगा। ज़ाहिर है जब वो कम करेंगे तो जो पैसे आएंगे वो हाइपरवॉल्ट के थ्रू आएंगे पाक रुपीज़ में, तो एक्सपोर्ट कैसे हम शो करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है। तो सर ऐसा ना वो ज़रूर है जो आपने अभी फरमाया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हुआ। जी सर, इनिशिएट कर दिया है, और जैसा कि एक बैंक का मेंशन किया है कि वो उस बैंक में अकाउंट्स भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको भी आइडिया है कि इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग इनिशिएटिव, जिसको विद इन कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ मंथ्स ये मार्केट के अंदर जो है ना हर बैंक इसको अलाउ कर देगा और पेमेंट्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसा कि आपने मेंशन किया कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और PKR में पैसे आ रहे हैं, तो अभी अमेज़ॉन ने हाइपर वॉलेट के थ्रू ही किया हुआ है कि हाइपर वॉलेट के थ्रू आपकी पेमेंट्स आएँ, लेकिन जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाता है ऑल ओवर पाकिस्तान, वैसे ही अमेज़ॉन के साथ भी कुछ पर्सनस हैं जो पाकिस्तान ने नॉमिनेट किए हुए हैं और वो अपनी बातचीत कर रहे हैं ताकि पेमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर इनवर्ड्स हों वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू हों, यानी कि डॉलर्स के अंदर आएँ, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था कि बेस्ड ऑन सियालकोट इंडस्ट्री, देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हमारी लेदर गारमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स वेयर है, मोटर बाइक वेयर्स हैं, आई मीन मार्शल आर्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हमें आप ऐसा कोई मॉडल हमें सजेस्ट करें, आई मीन फॉर बिकॉज वी ऑल आर मैन्युफैक्चरर्स एंड वी आर आई मीन डूइंग दी original, not OEM, we're doing original equipment manufacturing, we're doing for, I mean, we are the behind the wholesalers and importers, we're providing them these manufacturing facilities for us, but you suggest कि आपको ऐसे हमें कि राइट फ्रॉम स्टार्ट के इसमें क्या आप सजेस्ट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी महंगी हैं। अगर मैं लेदर जैकेट्स देखें ऑलमोस्ट कास्ट वो $60 to $70, अगर स्पोर्ट्स पे देखें वो भी $30 to $35 पे जाती हैं। आप हमें इनिशियल क्या सजेस्ट करते हैं फॉर सियालकोट इंडस्ट्री के अपना ब्रांड रजिस्टर कराना है, फिर उसको किस लेवल तक हमने ट्रेडमार्क पर लेके जाना है, फिर मार्केटिंग कास्ट कितनी होगी, आपने SEO में कितना में बजट, आई मीन टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। देखा अगर मेरी फैक्ट्री है या इनकी फैक्ट्री है, जितने भी यहाँ बैठे हैं इनकी फैक्ट्री है, हमें एक ऐसा आइडिया चाहिए आपकी तरफ से कि हमने अगर स्टार्ट लेना है, हमने ये इनिशिएटिव लेना है, हाउ मच बजट हमें रिक्वायर है कि जो हमने साइट पर करना है हमें, क्योंकि देखिए लिस्टिंग अगर हमारी प्रोडक्ट हो जाती है, कुछ लोगों को ये भी शायद गलतफहमी है कि वो कि हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जानी है, बट इट रिक्वायर्स सम टाइम, इट रिक्वायर्स सम मेथोलॉजी मोडेलिटीज जो है इसके पीछे, हमें वो आपसे गाइडलाइन चाहिए ताकि हम अपने जितने भी यहाँ पे बैठे हैं एक्सपोर्टर्स बैठे हैं, तमाम मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको आप क्या गाइडलाइन देंगे कि इसमें और आपका क्या इसमें रोल है, क्या इसकी कॉस्ट, आई मीन जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर भी ज़रा काइंडली इसमें रोशनी डालें। जी जी बिल्कुल, जैसा कि सियालकोट एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम यहाँ पे रॉ मटेरियल के थ्रू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं और कट आउट कर सकते हैं होलसेलर्स और रिटेलर्स को, जिससे हमारे मार्जिन्स भी इंक्रीज़ करेंगे, क्लाइंटेज भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल जी ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको हम इस तरह से देखते हैं, जैसा आपने बजट के हवाले से बात की, हम कोई स्पेसिफिक बजट नहीं बता सकते। उसकी रीज़न ये है कि एक इंडस्ट्री क्लोथिंग में है, दूसरी इंडस्ट्री स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स की अपनी कॉस्टिंग है, क्लोथिंग की अपनी कॉस्टिंग है। तो इनिशियल तो आपका होगा एनालिसिस और स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी होगी कि फॉर एग्जांपल आपकी 50 SKUs हैं, मींस 50 आपकी प्रोडक्ट लाइन है, तो हम 50 प्रोडक्ट लाइन के साथ उसको लॉन्च नहीं करेंगे, हम उसका इनिशियल एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस में हम वो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर कंपटीशन कम है और वो सेलेबल है। हम उसके थ्रू उन प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करेंगे और स्टार्ट में सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 प्रोडक्ट्स निकालनी उन 50 में से जिसके अंदर कंपटीशन कम है, हम उन 5 प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस डालेंगे और उनसे अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे कस्टमर के रिव्यूज़ आएंगे, जैसे जैसे हमारी ब्रांडिंग होगी, हम उसी नीश की दूसरी प्रोडक्ट्स को भी ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, अमेज़ॉन भी आपको बूस्ट देगा क्योंकि नीश बेस्ड ब्रांडिंग कर रहे हैं और आपकी प्रीवियस प्रोडक्ट तो चल ही रही है, नई प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन भी कम हो जाएगा क्योंकि अमेज़ॉन इटसेल्फ उसको बूस्ट दे रहा है। तो इस तरीके से इस फार्मूले की बेस के ऊपर जाएंगे। अब जहाँ तक ROI का, ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर जो ये सोच रखता है कि मैंने ई-कॉमर्स पे जाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मुझे ROI क्या होगा, रिस्क क्या होगा,
तो उसमें हर एक की डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिफरेंट प्लान की बेसिस के ऊपर। अब एक पर्सन की इन्वेस्टमेंट कम लगेगी क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स लाइन कम है या उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, और दूसरी की प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दरकार होगी। फिर माइंडसेट की भी बात है। अब ROI की बात है तो हर बिज़नेस में आपको भी आइडिया कि डे 1 से प्रॉफिट नहीं आता। आपको ऑब्वियसली सेलिंग करनी है, ब्रांड बिल्डिंग करनी है, कस्टमर के रिव्यूज़ लेकर आने हैं, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। उस टाइम ड्यूरेशन में किसी को 6 महीने का अरसा लगता है अपनी ब्रांड बिल्डिंग में, किसी को 1 साल का लगता है, किसी को 1.5 साल का। अगेन डिपेंड ऑन द कंपटीशन, उस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट, जो आप प्रोडक्ट ई-कॉमर्स मार्केट में सेल करना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कीजिए। हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आपके प्लान बनाएंगे और आपका प्लान फिर आपसे डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर क्या फिजिबिलिटी है, क्या मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी, कितने अरसे में ROI आ सकता है, क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, अगर ये बिज़नेस चलेगा तो कहाँ तक चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर उसको डिस्कस कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। गुड क्वेश्चन। मैं समझता जितने भी यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हैं ना, ये हमारी कम्युनिटी, दे ऑल वांट टू स्टार्ट विद ऑन Amazon। जो थोड़ी सी बहुत रिलक्टेंट होते हैं, आई मीन ड्यू टू लैक इन्फॉर्मेशन लाइक बजटरी मेजर्स है, और कितने दिनों में सेल स्टार्ट हो जाएगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, और जो प्रोडक्ट इनकी है क्या वो यूजेबल और वो रिकमेंडेड है कि नहीं Amazon के लिए। ये भी बड़े लोगों के यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हर बंदा चाहता है कि ये प्रोडक्ट करें, मगर कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट वो नहीं चाहिए कि जो कि कंपटीशन में ना आए, ज़रा यूनिक प्रोडक्ट हो, वो आप सोर्सिंग करें। बट इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो अपनी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज है। हमारे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम कुछ चीज़ चाइना से सोर्स करें फिर Amazon को दें। आई मीन वी कैन नॉट कंट्रोल द क्वालिटी, वी कैन नॉट कंट्रोल द आई मीन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, द ट्रांसपोर्टेशन, जो इंटरनेशनल जो मेजर चेंज हो रहे हैं। सो हम चाहेंगे जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं सियालकोट का, उन्हीं पर रिलाई करें और उन्हीं को हम प्रमोट करें, जो कि हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो। तो इंशाल्लाह जैसे आपने कहा कि हम आपको अगर जो अपनी प्रोडक्ट्स हम आपको रेफर करें, फिर इस पर आप हमें कंप्लीट उसका प्लान देंगे, उसकी बजट भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इस पे अमल करना और उसको आगे लेके जाना हमारे लिए बेनिफिशियल फिजिबल होगा। जी आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? आप हाँ, मैं ही बजटिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ, रफली आइडिया दे दें। और जैसे एक प्रोडक्ट अभी बता रहा हूँ, जैसे ट्रैक जैकेट है या वर्कआउट जैकेट एक प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट पाकिस्तान में पड़ी है $25, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या रिकमेंड करेंगे, कितना टोटल बजट रिक्वायर्ड है? मतलब जैसे अब Amazon में वो मॉडल है, जैसे गिव अवेज करते हैं रिव्यूज़ लेने के लिए, PPC लाते हैं, आप क्या ऐसी प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड करते हैं? कितना बजट और कितने टाइम के अंदर इसकी जो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा? सर बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। आपने इसमें गिव अवेज का भी मेंशन किया है, और मैं वो बताता चलूँ कि Amazon ने गिव अवे को कम्प्लीटली तौर पर बैन कर दिया है। अब अगर कोई भी गिव अवे करता हुआ पकड़ा गया, पहले क्या होता था, वो कहता था मेरा VA है, या मैंने जिस तरह माइंडविज को हायर किया हुआ है, इन्होंने कर दिया, मुझे तो पता नहीं था, मैं ओनर हूँ, तो Amazon उसका अकाउंट सस्पेंड जो होता था वो रीएक्टिव कर देता था। अब Amazon नहीं सुनता, वो कहता है चाहे आपने किया है, चाहे आपके VA ने किया है, किसी ने भी किया है, अगर गिव अवे करता हुआ पकड़ा गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड है, ये इलीगल है। तो क्या लीगल वेज हैं रिव्यूज़ जनरेट करने के? ऑब्वियसली रिव्यूज़ चाहिए, नो डाउट। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जिससे आप कस्टमर का डाटा रीड करते हैं और कस्टमर के रिव्यूज़ लेकर आते हैं लीगल वे में। उसमें Amazon हमें कुछ नहीं कहता। उस स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि आप कस्टमर का डाटा एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि Amazon कस्टमर का ना तो ईमेल देगा ना फ़ोन नंबर देगा, लेकिन आपको लीगल तरीके से कस्टमर का डाटा कैसे मिल सकता है? तो वी हैव द स्ट्रेटजी कि आप उसको लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि कस्टमर खुद से आपको अप्रोच करता है ऑन योर वेबसाइट, और वो आपको बताता है कि मैंने जो है वो आपकी प्रोडक्ट बाय की है और उसमें ये प्रॉब्लम है या ये इशू है। इस तरह से आपके पास लीड्स आ जाती हैं और कस्टमर के रिव्यूज़ आ जाते हैं। और जैसा आपने मेंशन किया बजट का, मैं अगेन ये कहूँगा, आई डिड नॉट कम फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूशन जो कि बजट बता दें कि USA के अंदर $25,000 में आप एक लॉन्च कर लेंगे और UK मार्केट में आप $10,000-15,000 में कर लेंगे। नहीं, आप अपनी प्रोडक्ट के डिज़ाइंस शेयर कीजिए,
मैं उन प्रोडक्ट्स को जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं उनके हिसाब से बजटिंग करूँगा और फिर आपको फिजिबिलिटी प्लान बताऊँगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या स्कोप है, क्या ROI है और किस तरीके से हम चल सकते हैं। इसकी तो फीस है आपकी? जी बिल्कुल, एनालिसिस हम करके देंगे। उस एनालिसिस में हम 50,000 चार्ज करते हैं और कंप्लीट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि इसको किस तरह 50,000 जी, उसमें कंप्लीट हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरीके से जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट आप इन करना चाहते हैं वो उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट पैकेज होगा। जी एक मिनट, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। हमारे कुछ दोस्त आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से आए हुए हैं। इन्होंने एक सर्वे फार्म भी रखा है आपके पास, जो कि इंडस्ट्री से ये कुछ लेना चाहते हैं फीडबैक, जिस पे वो पॉलिसी मेकिंग कर सकें, गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकें। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर जो टाइम गुजर रहा है साथ साथ, तो आप इसको भी ज़रा थोड़ा टाइम लेके इसको फिल करके इनको ज़रा सबमिट करा दें। जी सैम साहब आपने बात करनी, आप इधर आ जाइए। मेरा भी एक ये क्वेश्चन है कि ये जो आप ट्रेडमार्क है रजिस्ट्रेशन और ब्रांड रजिस्ट्रेशन जो है, ये जिस कंट्री में आपने अपना FP माल भिजवाना है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये पाकिस्तान में होना चाहिए इसकी ज़रूरत? अगर होना चाहिए तो उसका तरीकाकार क्या है? जी देखिए, अभी अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्कोप अवेलेबल है कि आपकी रजिस्ट्रेशन USA के अंदर है तो आप UK के अंदर अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। उसकी रीज़न ये है, आपका XYZ ब्रांड USA के अंदर रजिस्टर्ड है और आप सेलिंग कर रहे हैं UK के अंदर, तो ब्रांड रजिस्ट्री तो आपने कर ली। कल को वही XYZ ब्रांड UK के अंदर अपना ट्रेडमार्क लेता है तो अमेज़ॉन के ऊपर जब वो ब्रांड रजिस्ट्री करेगा तो अमेज़ॉन उसको प्रेफरेंस देगा, आपको किक आउट कर देगा, क्योंकि आपका ट्रेडमार्क UK की मार्केट में नहीं है। तो अगर तो आप अपना बिज़नेस लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और सिक्योर करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए, तो जिस मार्केट के अंदर आप जा रहे हैं उस मार्केट में आपका ट्रेडमार्क होना ज़रूरी है। प्लस आप पाकिस्तान में और USA के मार्केट में लाजमी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि USA की एक ऐसी मार्केट है जो कि सबसे बड़ी मार्केट है। आप UK में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो US में करवाएं। UK में आपने अपने रिव्यूज़ बिल्ड कर लिए और US मार्केट में कोई कल को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया आपके नाम का, तो वो आपके बिज़नेस को ले जाएगा। इसीलिए आप US की मार्केट में भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाएं और पाकिस्तान में करवाएं, ताकि आपके ट्रेडमार्क के इश्यूज़ ना रहें। तो ये एक लीगल तरीके से चलें। ऑब्वियसली इनिशियल कॉस्ट आपकी थोड़ी लगेगी, लेकिन फॉर लॉन्ग रन अगर सोचा जाए तो आपका बिजनेस सिक्योर होगा और आपका ब्रांड सिक्योर होगा। हाँ जी, शेख ब्रार से अपना ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं काम। अभी आपने यूज़ की है किक आउट, तुम्हारा ब्रांड किक आउट है, किक आउट से हम कर रहे हैं और विदिन 3-4 मंथ्स लेवल 2, ठीक है। अच्छा, ये तो हम यूरोप में और अमेरिका में ऑलरेडी कर रहे हैं, वेयरएज सिंगापुर और जापान में काफ़ी पॉलिसीज हैं, उसमें ज़रा जापान की बात तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जी, जापान और सिंगापुर की जो मार्केट्स हैं उसमें वाकई कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप USA के अकाउंट पे भी जाएं या UK के अकाउंट पे भी जाएं तो वो जापान और सिंगापुर को ओपन नहीं करता। जापान और सिंगापुर में ओपन करने के लिए आपको सेपरेट वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ती है, कंपनी क्रिएट करनी है, वहाँ पे ट्रेडमार्क क्रिएट करना है और उनके लॉज के ऊपर चलना है। तो अगर तो आपकी प्रोडक्ट टारगेट बेस्ड है और आप समझते हैं कि जापान की मार्केट के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा है या डेवलप हो सकती है, तो आप वहाँ पर, क्योंकि लॉज और रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाने हैं, अमेज़ॉन ने नहीं बनाने हैं। अमेज़ॉन ने तो उस लॉज के थ्रू चलना है और अपने बिजनेस को लेकर चलना है। तो आपको वहाँ पे सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी पड़ेगी और वहाँ पे सेपरेट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करके फिर अपने ब्रांड को वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। अभी कोई रजिस्टर्ड कर रहे हैं सियालकोट से जापान या? जी, ये जो सनाबुल का आपको ब्रांड बताया, ये मैं जानता हूं जी मीर साहब, अमेरिका में कर रहे हैं। जी अमेरिका यूरोप में कर रहे हैं और ये जाने लगे हैं जापान और सिंगापुर में। जी हाँ, विद इन कपल ऑफ मंथ्स ये जापान में भी लॉन्च कर रहे हैं, सिंगापुर में भी लॉन्च कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं। जी हाँ, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। US कंपनी से नहीं होगा बिजनेस। ये आप ही करके दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसका क्या चार्ज कर रहे हैं आप जापान के लिए या सिंगापुर के लिए? सर कंपनी क्रिएशन और Like, if you want to promote 1-2 models in gloves, how much you charge?
सर आप कंपनी क्रिएशन की बात कर रहे हैं या अमेजोन अकाउंट हैंडलिंग की बात कर रहे हैं? बहुत सर डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट है। अगर आप यूएसए की मार्केट में चले जाएं और आपके SKUs, उसको मैं कह नहीं रहा, मैं फॉर ईस्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? जापान एंड सिंगापुर। सर जापान एंड सिंगापुर में कितनी प्रोडक्ट्स में? सर अकाउंट हैंडलिंग की जहाँ तक बात आ जाती है वो $1000 है, ठीक है। और बाकी आपकी कंपनी की क्रिएशन और ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन वो एज़ पर गवर्नमेंट होती है, जितने भी वहाँ पे चार्जेस गवर्नमेंट के लगते हैं। सर जापान में $1500 से लेके $2000 तक आपके कंपनी क्रिएशन पे लग जाएंगे और ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन पे लग जाएंगे। आपका ऑफिस किधर है? सर हमारा ऑफिस DHA में है, लाहौर में। $1000 पर मंथ आप चार्ज कर रहे हैं अकाउंट हैंडलिंग का? सर वो 1 to 2 प्रोडक्ट्स डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की रेंज कितनी है। अच्छा। अब कुछ लोगों की प्रोडक्ट्स 50-100 है, कुछ लोगों की एक प्रोडक्ट है। सो सिंगल प्रोडक्ट जो है उसको बूस्ट करना, उसको रैंक करना, उसके ऊपर वर्कआउट करने में कम टाइम लगता है। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट हम चार्ज करते हैं। ज़्यादातर जैकेट्स का बुक कर रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, ये जैक का जो ब्रांड है हम इनकी जैकेट्स भी लेके जा रहे हैं जो डार साहब। सीख जाती है वैसे इनकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका क्वेश्चन? जी मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी कंपनी प्रॉपर वन विंडो ऑपरेशन दे रही है जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, अकाउंट हैंडलिंग, वो हमें अभी भी मेरा ख्याल है बहुत से लोग हैं जिनको उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बात हो रही थी पेमेंट्स के मतलब कि आपने एक्सपोर्ट कैसे शो करनी है, उसमें कुछ लोग वहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस्टेब्लिश है कंपनी इन US, आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद उसकी लीगैलिटीज़ आ जाती हैं कि इसका अकाउंट्स या इसके जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या हमारे पास आपके पास वो सर्विसेज अवेलेबल हैं जो आपके लिए पूरा एक सेटअप एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हैंडल करें? जी बिल्कुल, हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है फ्रॉम कंपनी क्रिएशन टू सेलिंग। उसमें कंपनी क्रिएशन की सर्विसेज से लेके ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्री, सेलिंग और एनुअल टैक्सेस जो फाइल होने हैं उसकी सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, ये कंप्लीट पैकेज हम देते हैं। लेकिन अगेन चार्जेस डिपेंड करते हैं आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी कितनी रेंज है प्रोडक्ट की, किस स्टेट के अंदर आप अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टैक्सेस भी हैं, तो वो बेस्ड करता है आपके ऊपर। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा मशवरा दूंगा, जो एवरीबडी इज़ आस्किंग अबाउट अ बजट, इसमें जो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, हैंडलिंग है, उसका एक फ़िक्स चार्ज रखिए। उसके बाद प्रोडक्ट की SKUs के बजाय आप वन प्रोडक्ट का वन प्राइस रखें, मे बी 1 to 5 एक प्राइस रखें, और उसके बाद उसके ऊपर कमीशन बेस्ड है प्रॉब्ली कि जितनी सेल होगी उसमें हमें कमीशन दी जाएगी, या उसका क्या तरीका है। एक है एस्टेब्लिशिंग अ प्रोडक्ट, देन इसके इसके ऊपर सेल्स हम कितनी आपको हमने ला के दी हैं उसके लिए वी विल चार्ज यू कमीशन। और थर्डली कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी के साथ कितनी देर का होता है, 1 माह का, 1 साल का, या क्या हम परमानेंटली आपका हम इकट्ठे चल रहे हैं? सर उसमें जो कंपनी क्रिएशन है दैट इज़ $1000 प्लस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो $1000 इन द USA। ठीक है। उसके बाद आप जो बात करें पर प्रोडक्ट की, जिनकी सिंगल प्रोडक्ट है या 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम $500, $1000, $1500 चार्ज करते हैं। लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा होती है और वो चाह रहे होते हैं कि हम हर 2 महीने 3 महीने के बाद नई प्रोडक्ट को ऐड ऑन करते जाएं, तो अगर तो वो पर प्रोडक्ट की बेसिस पे जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट उनके लिए भी बन जाती है और हमारे लिए भी उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम एक अच्छा पैकेज लेकर आते हैं कि जो उनकी कंप्लीट ब्रांडिंग करे उसके अंदर और कंप्लीट प्रोडक्ट की सोल्यूशन प्रोवाइड करे। अच्छा, आप अब्दुर्रहमान साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे फॉर पैरियर रजिस्ट्रेशन, जो कि एक ऑफिशियल अभी पार्टनर, पेमेंट पार्टनर बन चुका है अमेजोन के साथ। आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपने वर्बली आपने प्रेजेंटेशन चलिए कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो नोट कर लें, एट द एंड फिर हम थोड़ा सा आपको लो करेंगे। इनकी एक प्रेजेंटेशन है, उसको हम इनको मौका देंगे। First of all, I would like to thank Sialkot Chamber of Commerce, Honorable President, and our valued partners for inviting Payoneer on this platform, जहाँ पे सब stakeholders जो हैं वो इकट्ठे हैं और objective यही है कि basically कैसे हम business को expand कर सकते हैं और कौन कौन से challenges हैं जिनको हम
डिस्कशन के साथ जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान अंसारी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग पेनियर एज बिजनेस मैनेजर इन पाकिस्तान। सो अभी जैसे भाई बता रहे थे कि अमेज़ोन पे और कुछ क्वेश्चंस भी आए थे रिगार्डिंग पेमेंट्स के, आप अपनी पेमेंट्स को कैसे अमेज़ोन से रिसीव कर सकते हैं और उसको कैसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो पेनियर ऑब्वियसली मोस्टली लोग जानते हैं पेनियर को एज ए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपनी B2B की भी जो पेमेंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आप रिसीव कर सकते हैं। एंड इन पाकिस्तान आपके पास लोकल बैंक्स हैं जहाँ पे आप अपने विड्रॉल लेके और उनको जो है वो कैश कर सकते हैं। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है पेनियर के हवाले से जो मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अमेज़ोन की बात हो रही है। तो अभी जैसे शाह हसन भी बता रहे थे और भाई भी प्रेजेंट कर रहे थे, पेनियर बेसिकली अमेज़ोन का प्रेफर्ड पार्टनर प्रोग्राम में शामिल है, जहाँ पे आप अपनी जो जितने भी फंड्स हैं, जो सेल्स होंगी पेनियर उस पे अमेज़ोन पे जो आपका रेवेन्यू होगा उसको बेसिकली आप वाया पेनियर अपने लोकल बैंक्स में रिसीव कर सकते हैं। पेपाल का अल्टरनेटिव है भी एक प्रॉपर। एग्जैक्टली आपको ड्यूरिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन आप पेनियर का अकाउंट दें तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप पाकिस्तानी कंपनी हैं, आप ओवरसीज़ कंपनी हैं, आप पाकिस्तानी इंडिविजुअल हैं, आप ड्यूअल नेशनैलिटी रखते हैं, आप बिल्कुल पेनियर को साइन अप कर सकते हैं टू अवेल ऑल दीज फीचर्स एंड पेमेंट सोल्यूशंस। सो अभी जैसे बात हो रही थी एक ग्लोबल वेव की, जो कि हमने देखा कि 2019 में और 2020 में कोविड आया और पूरी दुनिया के जो बिज़नेस डायनामिक्स हैं वो टोटली चेंज हो गए और हमने एक डिजिटल इरा का जो है वो स्टार्ट देखा, जहाँ पे ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपने पीक पे थी और बूम पे थी। तो इसी तरीके से पेनियर जो है वो आपको एक अपनी, हमने रिसेंट जनरेशन में देखा कि कैसे जो है वो फाइवर अपवर्क जो है वो, अगर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की बात करें सर्विसेज IT सर्विसेज में, तो येलो पेजेस से कैसे ये मार्केट प्लेसेस जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गई। और अगर हम ऑनलाइन सेलिंग की बात करें मार्केट प्लेसेस की, तो हमने देखा अमेज़ोन आ गया, लज़ाडा आ गया, एटसी आ गया, अलीबाबा आ गया, उसके अलावा eBay आ गया। और अगर हम बात करें ट्रैवल एजेंसी की, हमने देखा कि कुछ रेंटल साइट्स ने मार्केट में जो है वो अपनी जगह बनाई, जिसमें एयरबीएनबी था, होम अवे था। और अगर हाई स्ट्रीट ब्रांड्स की बात करें तो उसमें हमने मोबाइल ऐप्स पे देखा उबर आ गया और हमारे पास DADA जो है वो आ गया। और अभी बात हो रही थी जैसे शाह हसन बता रहे थे यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ की जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन है, जिसमें आई गेस 400 मिलियन एंड इन कमिंग 3 to 4 years दे वर प्रोजेक्टिंग अराउंड $1 billion। तो ये मार्केट का अगर आप पोटेंशियल देखें तो 2010 में अगर एक ग्लोबल रिपोर्ट्स को देखा जाए तो इस मार्केट का जो ग्लोबल पोटेंशियल था वो $15 trillion था। और अभी 2020 में जो पोटेंशियल है दैट इज़ अराउंड $50 trillion। तो आप देख सकते हैं कि इस मार्केट में जो है वो कितना पोटेंशियल है, जहाँ पे आप अपनी जो है वो रेवेन्यूज़ और सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद पेनियर आपको जो है वो 360 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है फॉर नॉट ओनली B2B पेमेंट्स, जहाँ पे ना सिर्फ आप अपने फ़ंड्स रिसीव कर सकते हैं बल्कि आप अपने फ़ंड्स जो पेनियर पे रिसीव करेंगे आप उनको आगे पे भी कर सकते हैं। लाइक आपका सप्लायर है वो किसी और कंट्री में लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल वो चाइना में है, वहाँ से उसने जो है वो अभी जैसे भाई बता रहे थे FBA FBM है, वहाँ से आपने कुछ स्टॉक जो है वो उससे बनवा के आपने अमेज़ोन को दिया है, तो आपने उसको पेमेंट भी करनी है। और पाकिस्तान से डॉलर्स में पेमेंट करना एक चैलेंज समझा जाता है, तो आप अपने पेनियर के बैलेंस से उस अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को पे भी कर सकते हैं इन डॉलर, चाहे वो दुनिया में किसी भी कंट्री में, उसके आप लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये पेनियर का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। अगर पेनियर की हिस्ट्री की बात करें तो पेनियर जो है वो 16 साल कंप्लीट कर चुका है, फाउंडेड इन 2005 इन न्यूयॉर्क। और अभी जनवरी 2021 में पेनियर को अमेज़ोन ने एज ए प्रेफर्ड पार्टनर प्रोग्राम में शामिल किया अपनी पेमेंट्स में। और लास्ट ईयर जून में जो है वो पेनियर वेंट पब्लिक। अभी पेनियर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, USA की NASDAQ में रजिस्टर्ड कंपनी है। और recently in the last year we had a partnership with eBay as well। पेनियर का जो यूज़र वॉल्यूम है वो इंटरनेशनल यूज़र्स हैं वो तकरीबन 5 मिलियन प्लस हैं और 21 लोकेशंस पे पेनियर जो है वो एज ए रजिस्टर्ड एंटिटी काम कर रहा है, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, बार्सिलोना में, लंदन में, आप देख रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में।
और 200+ जो है वो कंट्रीज़ में पेनियर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और पाकिस्तान में पेनियर जो है वो अपने फुल फीचर्स के साथ काम कर रहा है, जहाँ पे जितने भी पेनियर के फीचर्स हैं, बीइंग पाकिस्तानी एंटिटी और बीइंग ओवरसीज़ एंटिटी, आप उसको फुली इंजॉय कर सकते हैं। एज आई मैंशन के पेनियर पे जो है वो 150+ करेंसीज़ में आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप फंड रिसीव कर सकते हैं। पेनियर के जो लोकल पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो आप देख रहे हैं कि 150+ कंट्रीज़ में बैंकिंग पार्टनर्स हैं। अगर ग्लोबल बैंक्स की बात की जाए उसमें बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी बैंक है, डोशे बैंक है, बार्कलेज है। और अगर हम पाकिस्तान में पेनियर के पार्टनर्स की बात करें तो उसमें जो सर फहरिस्त है वो जैज़ कैश है, फैसल बैंक है, और जितने भी पाकिस्तान में लोकल बैंक्स हैं आप उनको एज ए पेमेंट मेथड अपने पेनियर के साथ अटैच कर सकते हैं। कमिंग ईयर्स में आप पाकिस्तान में जो लोकल बैंक्स हैं उनकी पार्टनरशिप लिस्ट में मज़ीद बैंक्स भी ऐड होते हुए देखेंगे, ताकि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में पेमेंट्स विड्रॉ करने का, उनको मज़ीद जो है वो हम बेहतर बना सकें। ये बेसिकली पेनियर की कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जिसमें आप पेनियर पे 3 तरह से फ़ंड्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं। आप पेनियर टू पेनियर फ़ंड्स रिसीव कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को बिल कर सकते हैं, उनके ईमेल पे एक पे नाउ का लिंक सेंड करके आप उनको इनवॉइस भेज सकते हैं वाया पेनियर, जिसको वो अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, ई चेक और ACH डेबिट से उन इनवॉइसेस को वो आपका क्लाइंट पे कर सकता है। और उसमें एज ए साइड के मल्टीपल करेंसीज हैं जिनमें आप इनवॉइसेस भेज सकते हैं। और आप मार्केट प्लेसेस से रिसीव कर सकते हैं, एज ए मेंशन के अमेज़ॉन पे आप बिल्कुल अपने फंड्स जो है वो पेनियर पे विड्रॉ कर सकते हैं वाया अमेज़ॉन। और एटसी पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप ईबे पे भी यूज़ कर सकते हैं पेनियर को। और उसके अलावा पेनियर आपको लोकल रिसीविंग अकाउंट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका बिज़नेस पाकिस्तान में है, आपको एक USD अकाउंट चाहिए USA में, आपको एक GBP का अकाउंट चाहिए UK में, आपको एक यूरोज़ का अकाउंट चाहिए यूरोप में, तो पेनियर ये सारे इंटरनेशनल रिसीविंग अकाउंट्स आपको डिफरेंट करेंसीज में प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी जो पेमेंट्स है वो ईज़िली पेनियर पे रिसीव कर सकें फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप अपने पेनियर के बैलेंस को अपने सप्लायर्स को भी पे कर सकते हैं, और आप अपने बेसिकली वेंडर्स को, टीम मेंबर्स को, VAs को जो कि आउटसाइड कंट्रीज़ भी हैं, आप उनको भी पे कर सकते हैं, और आप पेनियर टू पेनियर ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ये बेसिकली मेजर करेंसीज़ हैं जिनमें ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी हम काम कर रहे होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हमारे जो वैल्यूड पार्टनर्स हैं वो भी डिस्कस कर रहे थे कि सिंगापुर, जापान, UK, US, तो ये बेसिकली मेजॉरिटी इन्हीं करेंसीज़ में जो है वो हम पाकिस्तानी काम कर रहे होते हैं, जिसमें USD है, GBP है, यूरोज़ हैं, AUD है, CAD है, MCN है, MXN है, सिंगापुरी डॉलर है, HKD है, और ऑब्वियसली JPY है। इस तरीके से आपके पास पेनियर की एक मोबाइल ऐप पेनियर जो है वो ऑफ़र करता है, जिसमें आप अपनी पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इनवॉइसेस वगैरह अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं। इवन कि आपकी जो अपनी ब्रांडिंग होती है, जिनमें आपके लोगोज होते हैं, जो अभी इनवॉइसेस आप अपने बिजनेसेस के लिए लोकली प्रिपेयर करते हैं या डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स को शेयर कर रहे होते हैं ओवरसीज़, आप यहाँ से पेनियर के थ्रू भी उनको जो है वो अटैच करके सेंड कर सकते हैं, और उनके अगेंस्ट आप पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। और इसमें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेनटेन होता है, आपने किसको कौन सी रिक्वेस्ट भेजी, कितनी अमाउंट की भेजी, आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेनियर आपको एक मास्टर कार्ड भी जो है वो अलाउ करता है। आप पेनियर का वर्चुअल कार्ड भी ले सकते हैं, फिजिकल कार्ड भी ले सकते हैं, जिसको आप ऑब्वियसली अगर आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं, आप PPC कैंपेन्स रन करना चाह रहे हैं और आपकी स्पेंडिंग है, हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। हमारे पाकिस्तानी बैंक्स के जो कार्ड हैं वो ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं होते, उनमें काफ़ी एरर्स आ जाते हैं, सम टाइम ग्लिच आ जाता है। तो पेनियर आपको ये सर्विस भी ऑफ़र करता है, जिसमें हम आपको मास्टर कार्ड ऑफ़र करते हैं, और ये हाईली एक्सेप्टेबल कार्ड है। आप इसको बिल्कुल PPC के लिए, फेसबुक एड्स के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी जो है वो कैशबैक्स भी होते हैं एज़ पर यूजेज। जैसे जैसे इसका यूजेज बढ़ता जाता है, आपको इसके ऊपर डिस्काउंट्स और कैशबैक भी मिलते हैं। ये वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें आपके क्लाइंट्स आपको पे कर सकते हैं वाया ई चेक्स, वाया बैंक ट्रांसफ़र, वाया क्रेडिट कार्ड। आप पाकिस्तानी एंटिटी हैं, आप UK में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी किसी और कंट्री में है, आप बिल्कुल पेनियर की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं।
ये थोड़ा सा जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो इंडिविजुअली ऑन बोर्ड होना चाह रहे हैं अमेज़ोन पे और एज अ कंपनी ऑन बोर्ड होना चाह रहे हैं, या वो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम सियालकोट या पाकिस्तान के डिफरेंट कॉर्नर से। तो पेनियर बेसिकली दो तरह से अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक इंडिविजुअली और एक एज अ कंपनी। आप पेनियर को एज अ बोथ जो है वो साइन अप कर सकते हैं। फ़र्क ये होता है कि इंडिविजुअल अकाउंट में जो आपको सर्विसेज मिलती हैं उनमें वायर अकाउंट नहीं होता, और जो कंपनी अकाउंट आप साइन अप करते हैं पेनियर पे, उस पर आपको वायर अकाउंट भी इशू हो जाता है जिसमें आप वायर भी रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गल्फ़ से पेमेंट्स रिसीव करनी है तो गल्फ़ की करेंसी जो है वो आपको ओबियसली उसमें नहीं मिलेगी, तो आप वायर वहाँ से ले सकते हैं, या किसी और कंट्री से, रशिया से या किसी और कंट्री से आपको वायर लेनी है तो जैसे आप अपने लोकल बैंक्स में वायर ले रहे होते हैं आप पेनियर पे भी जो है वो वायर ले सकते हैं। और कंपनी अकाउंट में ये होता है कि कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं वो जो एट द बिगनिंग ऑफ साइन अप और रजिस्ट्रेशन वो हम आपकी करवा देते हैं, ताकि आपकी जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं वो मज़ीद स्मूथली आप रिसीव कर सकें, और अगर कोई उसके ऊपर फर्दर रिक्वायरमेंट्स आती है तो वो फिर उसको पेनियर की टीम जो है वो यहाँ से मैनेज कर रही होती है। ये अगेन वही जो है वो मेथड्स हैं जिसमें आपको बैंक ट्रांसफ़र है, ACH डेबिट है, ई चेक है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और डिफरेंट मेथड से आप पेनियर टू पेनियर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। सो ये बेसिकली पेनियर का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था और मेथड थे। ऑब्वियसली आप जब भी आप अमेज़ोन पे ऑन बोर्ड होना चाहें तो आपको पेनियर पे जो है वो एक हैंड होल्डिंग समझ लें, या आप उसको कह लें कि एक प्रीमियम सर्विसेज आपको पेनियर से मिल जाएंगी, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक स्पेशल इंसेंटिव भी है जो कि 1% वेवर है। बेसिकली जब आप पेनियर पे फंड रिसीव करते हैं फ्रॉम अमेज़ोन और फ्रॉम योर क्लाइंट तो जो लैंडिंग फ़ी होती है वो 1% होती है, लेकिन थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी जो वो 1% फ़ी है वो पेनियर जो है वो वेव कर देगा। आपके फंड्स अमेज़ोन से आ रहे हैं या किसी और आपके पेयर से आ रहे हैं, क्लाइंट से आ रहे हैं, तो आपको वो 1% जो है वो फ़ी नहीं पड़ेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिड सर्विसेज थी जो आपको सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है वो ऑफ़र की जा रही हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़। जी सर। राइट। ठीक है। बहुत ही माठी आपकी हेल्प, मैंने आपकी हेल्पलाइन में जाके चेक किया, कोई मुझे मदद नहीं की। उसके बाद आपकी फेसबुक पर गया, व्हाट्सएप का चलना उन्होंने कर दिया अपना 2 दिन के बाद एग्जैक्ट आफ्टर मैंने उसको ऑन कर अपने लैपटॉप को ऑफ किया, ना इंटरनेट को ऑफ किया। 2 दिन के बाद जाके मुझे छोटी सी इंटरनेट मिली और वो भी उन्होंने फिर मुझे पास करा। ये हेल्पलाइन का आप क्या करेंगे अगर आप कर रहे हैं किसी जगह फंस गए हैं, यानी मेरे पास कार्ड भी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि पेमेंट मंगवाऊँ तो कार्ड में पैसे मैं पास करूँगा, पहली जगह मैं फंस गया, इसको कैसे आप इम्प्रूव करेंगे? मेरे 3 सवाल हैं आपके। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग कस्टमर सपोर्ट, कि आपने उसके ऊपर ऑब्वियसली एक इंक्वायरी जनरेट की और इट टेक्स अराउंड 2 to 3 बिजनेस डेज जिसमें आपको रिप्लाई आया। उसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान में पेनियर की जो है वो प्रॉपर एक टीम है जो काम कर रही है, प्लस अभी रिसेंटली हमने एक नया इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हमारे फेसबुक की जो कम्युनिटी है उसमें आपको एक डेडिकेटेड जो है वो कस्टमर सपोर्ट की सर्विसेज मिलेंगी, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान जितने भी यूज़र्स हैं। और दूसरा हमारी जो पाकिस्तान की टीम है वो भी मेक श्योर करती है कि हमारे जो फेसबुक कम्युनिटी में कोई क्वेश्चंस आ रहे होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और कोई हेल्प के लिए आ रहे होते हैं तो उसको भी हम जो है वो मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आप तो कह रहे थे कि पेनियर का अकाउंट पुराना है, आप उसको जो है वो दोबारा से यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मुझे ये बताइएगा कि आपका पेनियर कंपनी अकाउंट है या आप इंडिविजुअल अकाउंट ओन करते हैं? मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, मैंने इस्तेमाल कर लिया है जबकि 2 साल से मैं इसकी फीस पे कर रहा हूं। राइट। ये पहले मैंने लोकल पेमेंट मंगवाई थी, उसके बाद मैंने सही बेसिकली क्योंकि मेरा जैसे भाई ने बताया कि बाहर से पेमेंट करने में प्रॉब्लम वाइट बैंक वाले को पाकिस्तान में आप नहीं करते यार, अब उन्होंने बात कर दी वो मैं कहते आर्किटेक्ट ट्रेनिंग पे उनका है कार्ड से कर। राइट। तो आपने इसको एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर्ड किया था या एज ए ई-कॉमर्स सेलर? एज ए ई-कॉमर्स। राइट। तो मैं आपको ये ऑफर करूंगा कि आप उसको एज ए कंपनी साइन अप करें। इफ़ यू नीड एनी हेल्प
मैं आपसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर लेता हूँ, मैं आपकी ऑनबोर्डिंग में जो है वो हेल्प कर दूँगा। और जहाँ तक बात रही मास्टर कार्ड के यूजेज की, तो वो बेसिकली पेनियर को अगर हम बात करें ना पेनियर के जर्नी की, जहाँ से पेनियर ने स्टार्ट किया था, तो इन द बिगनिंग पेनियर यूज्ड टू बी नोन एज कार्ड कंपनी, जिसमें कार्ड होता था और पाकिस्तान में सेलेक्टेड एटीएम्स होते थे बैक इन 2008 2009, जहाँ पे वो इन कैश करते थे उससे आप। तो उसमें ये होता है कि अभी उस कार्ड का जो यूजेज है वो बेसिकली सिर्फ ऑनलाइन यूजिंग के लिए है। आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट उसके साथ अटैच है, आपने विद इन फ्यू क्लिक्स वो अमाउंट अपने बैंक में विड्रॉ कर लेना है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसको एटीएम पे यूज़ करें क्योंकि वो पर ट्रांजैक्शन पे आपको $3 चार्ज भी करेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना बैंक अकाउंट करें यूज़, और आपको अगर कंपनी अकाउंट के लिए सर्विसेज चाहिए तो आई एम हियर टू हेल्प यू। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कि आपने बताया कि अपने वेंडर्स को भी प्राइस करते हैं। जी सर। जैसे अभी बात की भाई ने पीछे कि उनको बाहर से पेमेंट पाकिस्तान में जॉब करता है, इस तरह ये क्या हम इस तरह कर सकते हैं? उसके बाद जब हम कंपनी रजिस्टर करेंगे यूके यूएस में, फिर उसके साथ अमेजोन का अकाउंट अटैच करेंगे, तो उसी कंपनी का पाकिस्तान में बैठ के हम शेयर का अकाउंट बना लेंगे और फिर वहाँ से पाकिस्तान में अपने जो दूसरी कंपनी जैसे हम एक्सपोर्ट करें वहाँ से पैसे यहाँ पे जी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली एज ए वेंडर कर लें, तो क्या यहाँ पे पाक भी मिलेंगी या फॉरेन एक्सचेंज रहेंगे? अच्छा, उसमें दो तरह के ऑप्शन है। आपका क्वेश्चन भी इसी के हवाले से था कि उसको लेजिटिमेट कैसे बनाया जाए, ये यूएसडीज कैसे रिसीव करें। तो होता ये है कि जब आप अपना पीकेआर वाला बैंक अकाउंट पेनियर से अटैच करते हैं ना, तो पेनियर उसमें वो एक्सचेंज रेट लगा के ट्रांसफ़र करता है पीकेआर। अगर आप अपना पाकिस्तानी, अगर आपका यूएसडी अकाउंट है बैंक का, तो आप उसमें यूएसडी अकाउंट अटैच करेंगे तो उसमें यूएसडी ट्रांसफ़र होंगे जब आप विड्रॉ करेंगे पेनियर टू योर लोकल बैंक। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ से अगर हम फर्स्ट किया एबीसी कंपनी अपने रजिस्टर तो वही यूएस में, ठीक है, टू वर्क विद अमेज़न और ईबे, राइट, तो पाकिस्तान में हमारी कंपनी एक्सवाइजेड है। अब कंपनी एबीसी एक्सवाइजेड को जब पेमेंट करेगी एज ए वेंडर, तो क्या उस सूरत में वो फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पर पैसे रिसीव होंगे जैसे हमारी एक्सपोर्ट पेमेंट आती है, तो वो किस तरह डील करेगा? अच्छा, उसमें ये होता है कि देखें पेनियर को ना आप टॉप अप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के पेनियर का आपका अकाउंट है, आप कहेंगे मैं इसमें $100 डाल लूँ, $10,000 ऐड कर लूँ, ऐसा नहीं होता। पेनियर में बेसिकली पैसे कहाँ से आएंगे? पेनियर में पैसे आएंगे जो आपकी बिजनेस पेमेंट्स उसमें लैंड करेंगे। एग्जैक्टली। मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने एक एफबीओ मॉडल के ऊपर अमेज़न के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ से मैंने अटैच कर दिया अपना पेनियर, ठीक है, और वो जो कंपनी ज़ाहिर है अगर यूएस में करूँगा तो यूएस की कंपनी है, बिल्कुल ऐसे, यूके में यूके, बिल्कुल, उसका नाम है एबीसी, ठीक है। अब कंपनी एबीसी बेस्ड ऑन यूके अटैच भी अमेज़न, तो अमेज़न जैसे वो पेमेंट रिलीज करेगा वो पेमेंट पे आ जाए, बिल्कुल ऐसे। अब पाकिस्तान में मेरी कंपनी है एक्सवाइजेड, तो मैं बीइंग एक्सवाइजेड एबीसी का वेंडर हूँ, ठीक है, दोनों बेशक मेरी कंपनी है। यहाँ से मैं एक इनवॉइस जनरेट करता हूँ जो मैं पे नहीं देता हूँ एबीसी कंपनी को देता हूँ। अगर एबीसी कंपनी एक्सवाइजेड को पेमेंट करती है तो क्या वो बिजनेस अकाउंट में आएगी या इंडिविजुअल में आएगी? जी बिजनेस अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में आएगी तो फिर तो मसला सारा हल है। जी बिल्कुल बिजनेस अकाउंट में ही आएगी, और वहाँ पे आपको अगर दोनों कंपनी के पेनियर अकाउंट बने हुए हैं ना, तो फिर इनवॉइस रेज करने की जरूरत ही नहीं है। पेनियर टू पेनियर पेमेंट्स हैं वो विद इन फ्यू सेकंड्स ट्रांसफर हो जाती हैं, आपने सिर्फ क्लिक्स करने हैं। बैंक में कैसे? बैंक में तो जब आप विड्रॉ करेंगे ना, उसके जिस कंपनी को आप ट्रांसफर करेंगे ना, ये जानोगे यूके से पेमेंट मेरे बैंक में है मेरे पेनियर में नहीं, वो फिर पेनियर कहाँ पे आ गया ना बीच में, यूके से जो है वो बीच में पेनियर में आएंगी पेमेंट, देन बैंक में आएगी। हाँ, वेंडर को पेमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक पाकिस्तानी एंटिटी हैं, आपने चाइना से स्टॉक बनवाया, आपने भेज दिया अमेज़ोन में, अमेज़ोन की सेल आई पेनियर में, जो पैसे पेनियर में आ गए, अब वो पैसे आपने ओब्वियसली वेंडर को भी सप्लायर को भी पे करने हैं चाइना में, उस फंड को आप पेनियर वाले बैलेंस को अपने चाइनीज़ वाले सप्लायर को पेनियर से ही पे कर सकते हैं। पेनियर से पे किया, हाँ, ठीक हो गया, ये ओके हो गया, लेकिन चाइना वाला कैसे रिसीव करेगा? उसके लोकल बैंक में, लोकल बैंक कंपनी का, पाकिस्तान में क्यों नहीं कंपनी का? जैसे मैं पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, अगर कंपनी को डायरेक्ट आ जाए तो फिर वो एक्सपोर्ट भी पेमेंट आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं आप पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे। आपकी जो हमारी पेमेंट्स विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, अगर वो हमारे बैंक अकाउंट में आती हैं तो दे आर लीगलाइज्ड। जी जी, स्टेट बैंक उसमें अपने टैक्सेस काटता है और उसके बाद हम उसको अपनी एक्सपोर्ट शो कर सकते हैं। अगर पायनियर बीच में आ रहा है तो क्या वो उस अकाउंट में आता है वाया पायनियर आके हमारे बैंक में आ रहे हैं? आप शायद जो बता रहे हैं कि पायनियर से फिर आप अपने बैंक में डाल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पैसे लाना नहीं बात, उसको लीगलाइज करना। जी बिल्कुल, उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं पेनियर टू योर लोकल बैंक, जितने भी हमारे लोकल बैंक्स हैं वो
इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो आपको उस ट्रांजैक्शंस का PRC इशू करें, विच मीन्स प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। आपको हर वो पेमेंट जो पेनियर टू लोकल बैंक हुआ करेगी उसका PRC मिलेगा, जो आपको आपकी टैक्सेशन पर्पसेस में हेल्प करेगा। हमारा मसला ये है, मेरा मसला ये है, पूरे साल में मेरा फाइनेंस अकाउंट ऑलरेडी है, राइट। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, पर्सनल में आ रहे हैं। मैं आपको पूरी स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, नहीं आ रहा। आपका इंडिविजुअल पेनियर अकाउंट है या कंपनी पेनियर अकाउंट है? कंपनी का है UK में। ठीक है। अब पाकिस्तान में उसके पैसे जो है मेरी बिजनेस अकाउंट में नहीं आ सकते। 2 बार मैं लाभ होते होते बचा ये रिस्क लेते हूँ। अब तो मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसे मंगवा रहे हैं, तो सर वो पैसे मैं होम पर एमरजेंसी के तौर पर तो मंगवा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कहीं भी वो शो नहीं हो रही है कि मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जी वो कोई इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपसे अपना कॉन्टैक्ट शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा पेनियर अकाउंट की, मैं उसको जो है वो देख लूँगा। अगर ये आप करते हैं ना जो ये कह रहे हैं, अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर हर जो पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आई थिंक इस पे अभी जैसे भाई ने भी गाइड किया PSW वाला, पाकिस्तान सिंगल विंडो वाला, PSW का काम नहीं है। बात में नहीं करवा कोशिश करें। बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हम अपने पेओनीर से अपने वेंडर को पेमेंट करें, ठीक है। टेक्निकली पेओनीर मैंने पेओनीर बनाया कंपनी का हूँ UK में। अब वहाँ पे बीइंग ए वेंडर मैं उसमें वेंडर की कंपनी का मैं अपने आप को एज वेंडर शो करके वेंडर को पेमेंट कर सकता हूँ। तो वेंडर की पेमेंट कहाँ आएगी, पर्सनल में या वेंडर के कंपनी अकाउंट में? सर देखें, पेनियर अकाउंट चाहे किसी भी कंट्री का है, आप उसके साथ इंडिविजुअल अकाउंट भी उसमें पे कर सकते हैं, आप कंपनी अकाउंट को भी पे कर सकते हैं। जिसका अकाउंट आप ऐड करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, उसमें आप पे कर पाएंगे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर आखिरी सवाल तो ये रह जाता है कि जब UK से पेमेंट आएगी पाकिस्तान में तो क्या वो कंपनी अकाउंट अभी आपने कहा हो जाएगी? जी। तो क्या कंपनी अकाउंट में जब आएगी तो पाउंड स्टर्लिंग में आएगी या रुपीस में आएगी? जी, अब ये डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अब आपने पेनियर के साथ अपना PKR वाला बैंक अकाउंट अटैच किया होगा तो वो उसके अंदर PKR ट्रांसफर करेगा। अगर आपका पाकिस्तान में USD अकाउंट है या GBP अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट कभी भी USD नहीं करता, कंपनी का अकाउंट रुपीस नहीं करेगा। हाँ, उसका फिर ये हो सकता है कि जब आप पेनियर टू लोकल बैंक विड्रॉल लेते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का आप अपने बैंक से PRC ले लें, उसमें पर्पस कोड्स लगे होते हैं पेमेंट के, वो क्लियर हो जाएंगे आपको। मेरे ख्याल में ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है हमारे साथ। अगर आप बिल्कुल आपका स्मूथ है वर्किंग, लेकिन एक छोटी सी उसमें कुछ फॉरन चेंज अगर आ जाए तो सारे ही मसले आपको। सर एक दिन में पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 30,000 अकाउंट के साथ ऐड हो जाएगा एक दिन में। मैं चैलेंज से कहता हूँ, अगर आप ये मसला हल करवा दें अपनी कंपनी से, पाकिस्तानियों का जो बच्चे अमेज़न पे कर रहे हैं, एक दिन में 30,000। नहीं, एक्चुअली फॉर दिस पर्पस आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। बेसिकली पेनियर जो है ना वो पेमेंट प्रोवाइडर है, हम सिर्फ ये पूरा फ्रेमवर्क ऑफर कर सकते हैं। उसमें अदर स्टेक होल्डर्स भी हैं, लाइक FBR है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। आपका इदारा है और FATF है, सिंपल बात है। अगर आप अपने अमेरिका में अपने हेड ऑफिस को लिखें कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन बांग्लादेश में कर रहे हैं, आप चाइना में कर रहे हैं, आप दुनिया के इथियोपिया में कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने रिसेंटली काफ़ी सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऑन बोर्ड किए हैं, स्पेशली फ्रॉम कराची, सियालकोट से भी हैं, आई वोंट मेंशन द नेम, लेकिन वो पेनियर को यूज़ कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। अमेज़ोन जिनके अकाउंट्स हैं वहाँ से फंड्स आते हैं। मैंने कभी किसी से इस तरह की क्यूरीज फेस करते हुए किसी को नहीं देखा। कंपनी वाइज सबको क्वेश्चंस हैं कि कंपनी में अभी पेमेंट्स नहीं यूटिलाइज नहीं। आप ऐसा करें, आप मान सर मैं आपकी बात जी आप मुझे अपना जी बिल्कुल, मैं आपको पूरी इसकी एक बना के देता हूँ, एक दो बंदे हमारे पूरी के साथ दे दें, जो प्रॉब्लम है ना काइंडली उसको देखिए। मैंने पहले भी कहा कि आपकी हेल्पलाइन मैं 2 दिन से लगा, आपने भी कहा जी हम नहीं आते, आपने हेल्प ही करनी है ना हमारी। अच्छा, उसमें सेगमेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ पार्टनरशिप करने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जब इस लिंक से लोग साइन अप होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो उनकी जो हेल्पलाइन वाली क्यू है वो डिफरेंट होगी।
नॉर्मली आपको पता है मिलियंस ऑफ कस्टमर हैं, तो ओबियसली वो एक स्टैंडर्ड क्यू में जा रहे होते हैं, उनको रिप्लाईज करना फिर ओबियसली इट टेक्स टाइम। तो जब आप इस वाले लिंक से अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पेनियर के लिंक से, तो आपकी क्यू जो है वो समझ लें आपको वीआईपी क्लाइंट कंसिडर किया जाएगा। प्लस यहाँ से जो पेनियर की पीके टीम है वो आपको स्पेशली हैंड होल्डिंग कर रही होगी ऑन बोर्डिंग। एक काम करते हैं, जो ये वाला मसला हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी तौर पर सोल्यूशन जो दे रहे हैं वो सोल्यूशन बना देंगे, हम आपको इसका बताते हैं कि इसका किस तरह होगा। उसमें जो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी, शायद आपकी तरह कोई एंडोवी हो कि फॉरेन एक्सचेंज किस तरह आएगा, FDR है, वो आपको आपने दी है, हमारा उससे FDR से कोई डील नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज जैसे आएगा, बैंक में कहेगा ठीक है जी आपने स्कोर उसके लिए था, हमारे मामला तय हो जाए। छोटी सी बात जो आपने करनी है या आपने जो पेपर करनी है उसको चेक करना देखना है, अगर ये हो जाए दैट विल बी ए ग्रेट सर्विस फॉर सेल्फ इंडस्ट्री। अगर आप देखा एक्चुअली मैंने आपको बताया कि अभी लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, मैंने कभी किसी को ये वाली क्यूरी रेज करते नहीं सुना, मैंने अभी इधर फर्स्ट टाइम सुना। नहीं, आप इसको ट्राई करें। आई वुड से कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूंगा, मैं आपको कंपनी अकाउंट की जो है वो ऑनबोर्डिंग करवाता हूँ पेनियर पे, आप इसको ट्राई करें पूरा फ्लो। जी ज़रूर सर, वेलकम। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि पायनियर की जो कोलैबोरेशन है विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान FPR, वहाँ पे आपका क्या स्टेटस है? इफ अ पर्सन एस्टेब्लिशेस इस बिजनेस और 1 साल 1.5 साल वो पायनियर के साथ काम कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे भी देखा कि FPR ने और स्टेट बैंक ने ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ट्रांसफर वाइज पे भी उससे पहले भी। पायनियर की क्या ऑथेंटिसिटी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे क्या है, अगर हम आपके वजह से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं और एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर खुदाना 1 साल के बाद कोई इशू आ जाता है तो उस बंदे का तो बड़ा नुकसान है। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि बेसिकली पेनियर पाकिस्तान में अपने लाइसेंस्ड पार्टनर्स के साथ काम करता है, जिसमें हमारे बैंक्स हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक, और उसके नीचे काम करता है। और दूसरा आपने देखा होगा कि अभी जैसे मैं प्रेजेंटेशन में भी दिखा रहा था कि अमेज़ोन का तो पेमेंट पार्टनर है पेनियर, जिस पे आप ऑनबोर्ड होने जा रहे हैं। बेसिकली आज की हमारी मीटिंग जो है वो सारी अमेज़ोन के अराउंड थी, तो जिस पे आप ऑनबोर्ड होने जा रहे हैं उसका तो पेमेंट पार्टनर है अमेज़ोन। दूसरा, पेनियर जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है, 15 साल से इस बिज़नेस में है, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहा है, 150+ करेंसीज़ में काम कर रहा है। तीसरा, पेनियर पाकिस्तान में लोकल बैंक्स के साथ भी कोलैबोरेशन के साथ पार्टनरशिप में आ गया है। आपने देखा होगा जैज़ कैश के साथ पेनियर की पार्टनरशिप है, फैसल बैंक के साथ है। इन कमिंग ईयर्स आप मज़ीद डिफरेंट बैंक्स के नाम सुनेंगे। तो इस तरह का जो है वो कोई इशू नहीं है। पेनियर इज़ वेरी सेफ़, आपकी ईच पेनी जो पेनियर पे है वो बिल्कुल सेफ़ है। और पाकिस्तान से आपने सुना होगा फाइबर और अपवर्क, तो ओबियसली सारे जानते हैं, और फाइबर और अपवर्क पे पाकिस्तान में पेमेंट लाने का एक ही मेथड है, वो है पेनियर। तो जितनी हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी भी जो पाकिस्तान में फ़ंड्स लेके आती है, जो फ्रीलांसिंग से लाती है, वो सारी पेनियर के थ्रू आ रही है, और वो आज और कल से नहीं आ रही, वो पिछले 15 साल से आ रही है। तो पेनियर की एक क्रेडिबिलिटी है, और पाकिस्तान में पेनियर अपने फुल फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसमें कोई पाकिस्तान में बैन हो या वो सर्विसेज ना हो। तो ये एक 360 डिग्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फुल सोल्यूशंस मिलते हैं पेमेंट के। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप तशरीफ लाए, और भी IT रेडी है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो एक सेमिनार दिस विल बी रियली वेरी प्रोडक्टिव, एंड दिस विल बी अ ग्रेट फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ सियालकोट, कि आप इनसे लर्न करें। और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑलवेज try to give more balanced, predictive and advanced information to our business community and to remain in touch with the competition. और माशाल्लाह हमारी जो business community है very much capable to undertake any high-tech knowledge-based industry ventures. And thank you very much for your team. आप यहाँ पे तशरीफ लाए और आपकी, और welcome होगा आप सबको।